मोनो एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दी घरेलू शो समा अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, समा अली आपके साथ एक बार फिर से हैं दी घरेलू शो में। और जनाब आप कैसे हैं? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज के शो में मैं अकेली नहीं हूँ। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा चीज़ों में है कि मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने बहुत को इसलिए लंबा किया क्योंकि वाकई इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत सारी चीज़ों में है। मैं यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। वापस आऊंगी तो हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है ताकि मैं आपको इसके बाद अपने गेस्ट से मिलवा सकूं और फिर आप भी इनके बारे में जानेंगे और इनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। कहीं नहीं जाना, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा दी घरेलू शो में। वेलकम बैक जनाब, और समाली एक बार फिर से हैं आपके साथ दी घरेलू शो में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के शो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक गेस्ट हैं। और जनाब गेस्ट की तारीफ में मैं आपको क्या क्या बताऊं, इतनी लंबी लिस्ट है। सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर हैं और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से इनके पास सर्टिफिकेट है और जनाब इनके पास अवार्ड भी है और जी HEC पाकिस्तान का अवार्ड है इनके पास। और जनाब एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है, पढ़ने बैठ गई ना तो ये शो निकल जाएगा। मेरे ख्याल से हम इनको शामिल कर लेते हैं शो में और इनसे खुद पूछते हैं इनकी एक्सपर्टीज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं समा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और मुझे आज आपको अपने सामने बैठा देखकर बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर अपने सामने। बहुत शुक्रिया। अच्छा मारिया, ये इतनी लंबी लिस्ट आपकी, माशाल्लाह इतनी एक्सपर्टीज, और बीच में ये IT, ये मैनेजमेंट, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गूगल प्रोजेक्ट और फिर ये मेकअप, ये क्या, ये दो दुनिया अलग अलग कैसे? हाँ, दुनिया तो अलग अलग है, लेकिन मेरी हमेशा से ना ये सोच रही है कि कभी भी अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। Right. सो और स्पेशली आजकल की एज में तो इट्स वेरी कॉमन दैट पीपल हैव मोर देन वन प्रोफेशंस एंड इंटरेस्ट्स। हमारे टाइम में ये होता था कि लाइक वन यू चूज वन लाइन और आपने उसी को ही एज अ करियर फॉलो करना है। बिल्कुल। सो मगर मेकअप और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग ये मेरा इंटरेस्ट है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ये भी मेरा इंटरेस्ट था, इसको मैंने एज अ करियर चूज किया। और ब्लॉगिंग के थ्रू मुझे जो है वो अपनी मेकअप एक्सपर्टीज और जो रिव्यूज हैं और इन सारी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी, आई एम हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दिस वे। सही सही। अच्छा इनके साथ साथ आप एक माँ भी हैं। ओह यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ माय लाइफ आई वुड से। तो वो मैनेज कैसे करती हैं? आपका ऑफिस वर्क, आपका सोशल मीडिया वर्क, आपकी ये जो एक अलग जर्नी है, फिर अपने बच्चों को टाइम देना, ये कैसे बैलेंस कैसे है इसमें? हाँ, बैलेंस डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड। आई वुड नॉट से कि बहुत पीस ऑफ केक है, इट इज़ हार्ड। लेकिन मुझसे अक्सर मेरे फ्रेंड्स भी यही पूछते हैं कि यार तुम वीडियो एडिट करने का टाइम निकालती कैसे हो? Exactly. और अच्छा, मैंने आपकी वीडियो देखी। हाँ। और माशाल्लाह एक एक रील इतनी परफेक्ट उनकी मतलब एडिटिंग होती है कि ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ कर रहा है। तो कैसे? तो ऐसे है कि देखें, मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले है कि मेरे बच्चे जब तक वो जागे हुए हैं, ठीक है, जब तक वो जागे हुए हैं, माय प्रायोरिटी आर माय किड्स। ऑफिस से घर जाके ना जब तक वो दोनों सो नहीं जाती, मेरे पास मैं और कोई काम नहीं करती। लाइक आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट सिटिंग विद देम। एक का होमवर्क देख लिया, एक का खाना देख लिया, इसी तरह जब वो सो जाती हैं उसके बाद मैं या तो वीडियो शूट भी करूंगी या मैं वीडियो एडिट भी करूंगी। अब उसमें मुझे रात के 2-3 भी बज जाते हैं क्योंकि उनके सोने के बाद आई हैव टू प्रिपेयर देयर स्टफ फॉर द नेक्स्ट डे। बिल्कुल। क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरी बेटियाँ डे केयर जाती हैं, और एक तो खैर अब स्कूल भी जाती है, स्कूल और डे केयर जाती है, दूसरी सुबह से ही डे केयर जाती है। ठीक है। तो मुझे उनके लिए वो प्रेपरेशन, अगले दिन का खाना, अगले दिन के लंच बॉक्सेस, ये वो सब कुछ वो रेडी करना होता है उनके सोने के बाद। सो जब आई एम डन विद ऑल दैट ऑल्सो, देन आई कम टू माई एडिटिंग एंड स्टफ।
तो ये है कि इसको करते हुए ना मैं थकती नहीं हूँ, ये एक क्योंकि ये शौक है ना, क्योंकि ये शौक है। बिल्कुल। सो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग ना, देन यू डोंट फील टायर्ड व्हेन यू आर डूइंग इट। एग्जैक्टली। तो 2-3 भी बच जाएंगे तो ठीक है, वो चल जाता और दोनों बच्चियों की एज कितनी है? है। अच्छा, मेरी बड़ी बेटी इंशाल्लाह ताला शील बी 9 इन जून। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और जो छोटी है शी इज नॉट इवन 2 years येट, वो मई में 2 years की होगी, 22 months की है, अभी 23rd month चल रहा है उसका। ओके, ठीक। तो अच्छा, बच्चे भी यानी ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी एज के हैं, बच्चे भी हाँ, छोटे हैं जिनको माँ की हर वक्त जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल जो मैं कल से सोच रही थी, मैंने आपसे जरूर पूछना है कि आपका प्रोफेशनल सफर कब और कैसे शुरू हुआ? अच्छा, प्रोफेशनल सफर ऐसे शुरू हुआ कि व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी मैं टॉप स्टूडेंट्स थी हमेशा से, माशाल्लाह। लाइक फ्रॉम माय मैट्रिकुलेशन A+ ग्रेड मेरा आता था। माशाल्लाह। सो व्हेन आई वाज डन विद माय यूनिवर्सिटी का लास्ट जो सेमेस्टर था उसी में ही मुझे हमारे जो वहाँ के ओनर थे, कैंपस के ओनर थे, उन्होंने मुझे इंटर्नशिप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में ऑफर कर दी। तो लास्ट सेमेस्टर में 3 months मैंने वो की, उससे मुझे वो एक्सपोजर प्रोफेशनल भी मिल गया। एंड व्हेन आई प्रेजेंटेड माय प्रोजेक्ट इन दिसंबर, फरवरी में फिर मैंने कुछ, जनवरी में इंटरव्यूज दिए, फरवरी में आई हैड अ जॉब। सही। तो फरवरी यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं जॉब सर्च करने में या क्या। तो वो फिर मुझे जो है मेरा करियर यूनिवर्सिटी बैचलर्स के फौरन बाद स्टार्ट हो गया एक्चुअली। एंड देन आई डिड माय MBA ऑन डिस्टेंस लर्निंग बिकॉज मैं फुल टाइम 9 to 6 जॉब कर रही थी। अरे जबरदस्त। हाँ, वो तो MBA मैंने किया, उसके बाद बैचलर्स आई डिड इन IT, क्योंकि मुझे कंप्यूटर से बचपन से बहुत मोहब्बत थी। इसलिए आई चोज द फील्ड ऑफ IT एज माय करियर। और MBA करने का मकसद ये था कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि इवेंचुअली आई वांट टू रन अ सेटअप ऑफ माय ओन। ओके। That eventually, I don't know when it will happen. So I wanted to know कि business aspects क्या होते हैं। तो सही। मैंने BS के बाद फिर MBA किया। तो MBA इसलिए किया ताकि मुझे business areas भी पता चलें। ठीक। So initial career मेरा 7 to 8 years का is completely IT, जिसमें मैंने अपनी Microsoft की certifications की, because I believe in कि learning never stops. बिल्कुल। तो मैं जॉब भी करी थी 9 to 6 में, साथ MBA भी करी थी, और साथ आई वाज लुकिंग कि मैं अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकती हूँ और मैं इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करके मेरा करियर फर्दर आगे जा सकता है। और इस पूरे आपके जर्नी के अंदर आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, बिकॉज आई वाज वेरी स्टूडियस शुरू से ही। तो पेरेंट्स वर तो ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ मी। आई वाज द काइंड ऑफ बच्चा जिसका ना लोग जो एग्जांपल्स नहीं देते, वो जो कजन्स भी फैमिली में कजन्स को दे रहे होते हैं, देखे मारिया इतना पढ़ी, अपने बहन भाई भी, वो अक्सर मुझे आज तक छेड़ते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें पढ़ाई करनी पड़ी है। और क्योंकि दे वर गुड स्टूडेंट्स बट दे वर ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज मी। तो हालांकि अब मैं सोचती हूँ तो वो भी अच्छे ही थे, लेकिन उनको कंपैरिजन्स और वो मिलते थे ना बचपन से। तो पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी प्राउड। और शादी के बाद माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्ट। जबरदस्त। जाहिर के पेरेंट्स के बाद जो है आपकी, स्पेशली इन दिस सोसाइटी इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर ओवरऑल दुनिया में भी, अगर आपका स्पाउस आपको नहीं मिलता सपोर्टिव, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप फ्लरिश नहीं हो सकते। फैमिली एक यूनिट की तरह चल रही होती है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड इन बोथ वेज। पेरेंट्स तो मेरे सपोर्टिव थे ही थे, उनके लिए तो मैं एक रोल मॉडल एग्जांपल थी। दूसरा IT की फील्ड भी थोड़ी ऐसी थी कि दे कुड नॉट खुद से नहीं देख सकते थे, तो दे ट्रस्टेड मी, दे हैड फेथ इन मी कि ये जो डिसाइड कर रही है, 2-3 इंटरव्यूज में अगर 2-3 ऑफर आ गई हैं तो they'll tell me कि choose which one you want। यानी उनको था आइडिया कि ये खुद डिसाइड सही कर लेगी। तो पेरेंट्स ने तो किया सो किया, लेकिन हस्बैंड ने भी माशाल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स के, नॉट जस्ट इन माय करियर, आई वुड से इन पेरेंटिंग, हर चीज में, लाइक ही हैज गिवन मी फुल फेथ कि आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। जबरदस्त। अच्छा, मेरे ख्याल से ना यस, मैं आपको देख रही हूँ, आप ब्लश कर रही हैं। मैं एग्जैक्टली यही कहने लगी थी कि लगता है नेक्स्ट जो हमें शो है ना आपके हस्बैंड के साथ करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि सपोर्ट किस तरह से किया आपने, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं। कहती हूँ, मैं बिल्कुल ये एडमिट करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कहती हूँ और हमेशा हर जगह मैं यही कहती हूँ कि मैंने इतना कोऑपरेटिव हस्बैंड नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और आपके करियर के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में, और उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट खास तौर पे घर बैठी खवातीन का होता है मेकअप, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सबका इंटरेस्ट है मेकअप, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा
ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। जनाब, आप सबने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है आपने मुसलसल। हम 3 बजे तक रहेंगे आपके साथ। इस दौरान हम लाइव सेशन भी करेंगे यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और मारिया से हम मेकअप की वो सारी टिप्स भी लेंगे जो नॉर्मली घरों में बैठी हुई खवातीन बच्चियां जानना चाहती हैं और पार्लर्स पे जाके बहुत महंगे महंगी आइडियाज़ ले रही होती हैं और बहुत पैसा लगा रही होती हैं, लेकिन आपको आज मुफ्त सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है दी घरेलू शो में। सुनो FM 89.4। वेलकम बैक जनाब, समाली एक बार फिर से हैं आपके साथ दी घरेलू शो में, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हैं मारिया, जिनका इतना लंबा ब्रीफली इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। और मारिया से हम बहुत सारे सवाल कर रहे थे और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल चल भी रहे हैं। मारिया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके 16 साल के करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज आई वुड से, आई थिंक तकरीबन हर वर्किंग वुमन ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने थोड़ा सा शायद ज़्यादा इस सेंस में किया क्योंकि मैं लगती थोड़ी सी छोटी हूँ अपनी एज से। एग्जैक्टली मैं अभी आपको वही हाँ। कह रही हूँ ना, जब आप एंटर हुई हो तो मैंने देखा, मैंने कहा है इतनी स्लिम स्मार्ट ये लड़की, ये बच्ची, ये कौन? हमने तो किसी और को बुलाया था। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड बॉसेस एंड एवरीवन, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास एक टीम आई, उसमें कुछ लोग थे जो एज में मेरे से बड़े थे एंड आई हैड टू मैनेज देम। सॉफ्टवेयर हाउस में मैं काम करती थी उस वक्त, और वो थोड़ी सी मतलब मुझे क्लियरली शो होता था कि दे डोंट वांट टू लिसन टू मी। मैं तो उनको वो जो इतना चीज़- serious नहीं ले रहे। हाँ, वो सीरियस नहीं लेते थे और दे वर नॉट हैप्पी कि ये हमसे छोटी है, हमारी मैनेजर क्यों बन गई है, और ये वाली चीज़ मैंने एक दो जगह पे नोटिस अच्छा, की। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कुछ सोसाइटी ऐसी है कि मर्द ये चाहते ही नहीं है कि उनको वैसे एक भी, बॉस लेडी मिले। जनरली तो ये हाँ, होता ही है। होता है। लेकिन वहाँ पे ये वाला सीन था कि कुछ जो इंटर्न्स थे मेरे पास या जो जूनियर सोचते थे, तो दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय मी। मुझसे वो आज तक गाइडेंस लेते हैं, हालांकि मुझे सॉफ्टवेयर हाउस छोड़े हुए 12 साल से ऊपर हो चुका है। सही। इनिशियल 6-7 इयर्स मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया था, उसके बाद देन आई जॉइंड माय करंट पोजीशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उसी में ग्रो किया मैंने, लेकिन वो मुझे आज भी एज मेंटोर वो करते हैं कंसिडर। दे आस्क मी फॉर सजेशंस, एडवाइजेस रिगार्डिंग देयर करियर। लेकिन कुछ लोग जिनका एक वो बन चुका होता है और मे बी दे एक्सपेक्ट कि अब हमें मैनेजर होना चाहिए था और ये हमारे ऊपर आ गई है फॉर वॉट एवर रीजन। तो वो वाली चीज़ मैंने नोटिस की सॉफ्टवेयर हाउस में। कुछ 2-3 दफ़ा इस तरह से जाके भी मुझे अपने बॉस को बताना पड़ा कि मुझे तो कोई ऐसा रिस्पांस मिल ही नहीं रहा, कि मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि वो दे डोंट वांट टू लिसन टू मी। इस तरह की सिचुएशन थी। तो ये चैलेंज था, और ये है कि ऑब्वियसली ये तो एक माइंडसेट का चेंज है। ये इस तरह की चेंज इतनी जल्दी आएगी नहीं, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली सोसाइटी को चेंज होगी तो ये चीज़ चेंज होगी। वरना ऊपर से बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि हम तो वुमेन राइट्स और एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स, उनके इनडायरेक्ट जो टॉन्ट्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, वर्किंग लाइफ में भी और नॉन वर्किंग लाइफ में मैं भी। एग्जैक्टली कहने लगी थी कि वर्किंग लाइफ में तो चलें, आप मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए ऑर्डर, लेकिन आप अपने घर में देखें, हाँ। आप माओं की नहीं सुन रहे, आप बीवियों की नहीं सुन रहे, आप हाँ। बेटियों की नहीं सुन रहे, बिल्कुल। इवन बेटियों को तो आप जबरदस्ती उनकी मर्जी के कैरियर से हटा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम सिर्फ बातें करते हैं Exactly. कि हम औरतों की बातें मानते हैं, हाँ। उनको हमने पूरे राइट्स दिए हुए हैं और बड़े बड़े हमने बैनर्स उठाए हुए होते हैं, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली जीरो। सो वो प्रैक्टिकली एक सोसाइटी को चेंज होते होते ना, मुझे लगता है बहुत टाइम लगना है, और उसमें सबसे ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट है मदर्स का। बिल्कुल। जो आजकल बेटों की माएँ हैं, जैसे मेरी बहन का भी बेटा है, मेरी भाभी का भी है, तो मतलब उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि खवातीन को तो हमने एम्पावर कर दिया, हमारे पेरेंट्स ने। एग्जैक्टली। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने लड़कियों को तो एम्पावर कर दिया, लेकिन उन लड़कों को कौन एम्पावर करेगा जिनके साथ उन्होंने रहना है। बिल्कुल। और हमने अभी ऐसे डिस्कस भी किया कि लाइक अगर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ना हो, तो चाहे मैं जितनी भी टैलेंटेड हूँ समा, इफ आई विल बी कन्फाइंड इन वन हाउस और मुझे उससे बाहर निकल के अपने आप को एक्सप्रेस करने की इजाजत ही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती कहीं पे भी। बिल्कुल। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मदर्स, जो आज की मदर्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग मदर्स, मेरी बहन भी काम करती है, मेरी भाभी भी काम करती है, तो दे नीड टू
टीच देयर सन्स Exactly. एक वर्किंग वाइफ के साथ, मदर तो वो बाद में बनेगी, उसके साथ कैसे सरवाइव करना है, उसके साथ कैसे चलना है, उसके साथ कैसे कोऑपरेट करना है, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और जैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, हम हर चीज लड़कियों पे डाल देते हैं। घर से क्यों निकल रही हैं, हाँ। ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए हैं, मगरिब के बाद घर से क्यों बाहर गई ड्राइव हैं, क्यों करी थी, ड्राइव मोटरवे पे क्यों किया, गई थी अकेली, बिल्कुल, मतलब बहुत फला सारी चीजें। केस हो गया, इतना बड़ा एक रेप केस हो गया, ये इसको जरूरत क्या थी घर से बाहर जाने की। तो हम अपने बेटों को क्यों टीच नहीं करते, उनको क्यों नहीं समझाते कि तुमने भी तो इनको इज्जत देनी है, हाँ, तुमने भी तो समझना है, तुम्हारी भी तो बहन बेटी घर के अंदर है, Exactly. तुमने भी तो नजर नीची करनी है। जिस कुरान पाक ने औरतों को ये हक दिया है कि भाई उन्होंने अपना आप छुपा के रखना है, तुम्हें भी तो ये दिया है कि भाई तुमने भी तो अपनी नजर नीची रखनी है। हाँ, और प्रोटेक्शन, चले एक आप पूरी सोसाइटी को तो 100% दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक थर्ड पर्सन देख रहा है कि कुछ किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो प्रोटेक्शन औरत को देना हर बंदे का उतना ही फर्ज है। बिल्कुल, एक ऐसी बिल्कुल। इन्वायरमेंट देना जिसमें औरत प्रोटेक्टेड फील करे। बिल्कुल सिर्फ कानून का काम नहीं है, वो एक सोसाइटी का, एक माशरे के हर बंदे बिल्कुल का है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। अच्छा, उम्मीद है। मेरे ख्याल से कानून तो एक ओवरऑल सोसाइटी को संभाल रहा होता है, लेकिन हर घर का भी तो एक Yes. अपना कानून होता है। True. सबसे पहले वो कानून अप्लाई होता है घर के बेटों के हाँ, ऊपर। बिल्कुल। आप उनको समझाएं, सबसे पहले माशरा खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यही दैट इज व्हाई आई सेड कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स ये कि अब अगली जो जनरेशन है उसके लड़कों को अंडरस्टैंड कराएं कि उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और वो रोल प्ले करेंगे तो उनकी बेटियां भी प्रोटेक्टेड होंगी, अदरवाइज सोसाइटी विल गो टू अ डाउनफॉल। बिल्कुल ऐसा ही है। और मारिया, मुझे एक और चीज जो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, हमारे यहाँ सोसाइटी का ये आलम है, निकम्मे लड़के हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और रिश्ते नहीं हैं उनके लिए। बच्चियां बेचारी मजबूर हैं फिर जाहिल लड़कों के साथ शादियां करने के लिए, और माँ बाप उनको जबरदस्ती कहते हैं कि भाई सोसाइटी ने कहा है, सोसाइटी का प्रेशर है, इतनी एज हो गई है, ये हो गया, तुम्हारी हो गया। उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है, हाँ। 30 साल से ज्यादा हो गई, और वो बच्चियां पढ़ी लिखी डिग्रियों को आग लगा देती सही हैं बात उन है। जाहिल लड़कों से शादी हाँ। करने के लिए। और दे कैन एक्चुअली नेवर कम टू देयर लेवल ना, वो तो उनके मेंटल लेवल को अंडरस्टैंड कर ही नहीं कर सकता ही नहीं वो बंदा। सकते। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर वो बच्चियां खुदकुशियां कर रही हाँ। होती हैं, और ये हम दिन रात देखते हैं, ये हालात देखते हैं कि Yes. कभी कोई बच्ची पंखे से लटक गई, कोई ट्रेन के नीचे आ गई, हाँ। और फिर खुदा ना खास्ता अगर वो वाले हालात हो जाएं कि कोई बच्ची घर छोड़ के चली जाए, तो फिर उसको जमाना क्या कहता है, ये तो बदकिरदार थी। वो भी उसी के ऊपर वो आता भी है। उस पर ही बात हाँ। आ रही है। तो भाई हम अपने लड़कों को कब educate करेंगे? क्यों नहीं एजुकेट कर रहे? उनको तो हमने उसी लेवल पे रखा हुआ है हाँ। जहां से हम जमाना जाहिलियत से शुरू हुए थे। बिल्कुल। बच्चियां आगे निकल गई हाँ। हैं, और जमाना, मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं एज ए सोसाइटी। यस, बहुत देयर इज पीछे अ रह लॉट गए। ऑफ वर्क टू बी डन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ऐसा ज्यादा, ही है। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हमारी बेटियों के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छी होगी ना, तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, स्पेशली आजकल की जनरेशन के लिए, जो भी मदर्स आजकल बेटों को पाल रही हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। उनके माइंड ओपन करना, उनको समझाना कि बीवी पार्टनर है, एग्जैक्टली, गुलाम नहीं है। मैं खुद एक जवान बेटे की माँ हूँ, और मैं आज सारी दुनिया के सामने आज ये बात बताना चाहती हूँ। हमारा जो ये FM 89.4 है, और कुछ इलाकों में 96 से उसे सुना जाता है। मैं ये इस वक्त जहाँ जहाँ मैं सुनी जा रही हूँ, पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर, मैंने अपने बेटे के जहन में एक बात डाली है कि बेटा, मैंने जब तुम्हारी शादी करनी है, जहेज के नाम पर मैंने एक सुई भी नहीं लेनी। बिल्कुल। तुमने सब कुछ अपने पैसे से करना है। चाहे तुम एक टीवी भी खरीदोगे, 10 साल में खरीदने के काबिल होगे, तुम खरीदोगे। तुमने उस बच्ची के लिए खुद करना है सब कुछ, तुमने उसको सारी सहूलतें देनी है अपने पैसे पर। मैं उस बच्ची से, उसके माँ बाप से कुछ नहीं लूंगी। शादी मैंने बेइंतहा सिंपल तरीके से करनी है। मैंने कोई सोना चांदी में लदी हुई बच्ची नहीं लेनी है। बिल्कुल। मुझे कोई 2 लाख का लहंगा उसको पहना के घर नहीं लेकर आना है। बहुत सादी सी शादी करना चाहती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। जो पैसा मैंने शादी पे उड़ाना है, और फिर दुनिया से पता है क्या सुनना है, मुझे तो सालन ही नहीं अच्छा मिला, मुझे तो वो बोटी अच्छी नहीं मिली। ये लिटरली हमारे यहाँ हो रहा है। I know this. जब मैंने ये सुनना है, तो उससे बहुत बेहतर है कि मैंने दुनिया पर पैसा उड़ाना है, तो उससे बहुत बेहतर है मैं अपने बेटे के हाथ में वो पैसा रखूं कि जाओ बच्चे, तुम दोनों अपनी जिंदगी स्टार्ट करो।
वो जो बच्ची किसी की आएगी, हाँ। वो किसी की औलाद है, किसी की अमानत है, वो अल्लाह के सामने मैंने जवाबदेह होना है। बिल्कुल, सो ट्रू। मैं इस सोसाइटी को मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं वो एक मिसाली माँ बन के दिखाऊं। बिल्कुल This is the बिल्कुल same that my mom did, by the way. She also said कि मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, माशाल्लाह। my brother's wife. और बल्कि उन लोगों ने थोड़ा सा किया कि क्यों नहीं चाहिए, हम तो अपनी बेटी को खुशी से देंगे, लेकिन मेरी मामा ने कहा कि नहीं, हमने आपको कह दिया है कि नहीं देंगे, जो लेगा ये लेगा, शादी के बाद ये Exactly. ले देगा जो कुछ भी है। बिल्कुल। तो ये देखें, सिर्फ कहना ही नहीं है ना, जब आप रोल मॉडल बन के दिखाएंगे तो बिल्कुल। तब सोसाइटी में चेंज आएगा। और ये चेंज हम जैसे लोग ला सकते हैं। हाँ। हम अपने से लोअर क्लास से ये उम्मीद ना करें, क्योंकि वो बेसिकली हमें फॉलो वो कर रहे follow होते हैं। और वो उनकी तो डोमेन ही ऐसी है कि वो उनके हाथ वो कत्ल गारत इन बातों पे हो जाते हैं कि जी जहेज नहीं लाई और बिल्कुल। तो ये चेंज पढ़े लिखे लोग लाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी नीचे भी बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग हाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ एंड दे आर चूजिंग टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल ये करूंगी और मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये दुनिया को भी दिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और मैंने अपने बेटे की ट्रेनिंग जिस तरह से की, मुझे पक्की उम्मीद है और अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करती हूँ कि मेरा बेटा भी मेरे से ज्यादा अच्छा इंशाल्लाह। बच्चा बन के दिखाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी बातें हम मजीद करें ताकि कोई पता नहीं, कोई एक सुनने वाला भी अगर हाँ। अपने आप को बदल ले, बिल्कुल सही। उसकी सोच बदल जाए, तो मुझे लगता है एक माँ बदलेगी, एक जनरेशन बदलेगी। लिटरली बिल्कुल। तो मारिया, आपसे बातों का सिलसिला जारी है। हम यहाँ एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं और आपसे मजीद बातें करते हैं। तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपके सामने फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव भी आने वाले हैं। मारिया के साथ हमारी गपशप का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है दी घरेलू शो में। वेलकम बैक जनाब। एक बार फिर से हम दी घरेलू शो में मारिया के साथ आ चुके हैं और हम बहुत ही कोई डीप किस्म की बातें करना शुरू हो गए थे और मैं तो बहुत ज़्यादा ही कोई इमोशनल हो गई थी। आपने सुना भी होगा कि मैं तो अपने बेटे की भी शादी करवा चुकी थी और मैं तो कोई बस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी ना। तो बहरहाल हम दोबारा से वापस आते हैं और मारिया से उनके जो हम बात कर रहे थे उस सिलसिले में, उनके प्रोफेशन के बारे में जो हम बातें कर रहे थे, उस तरफ वापस आते हैं। मारिया, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दीगर इदारों से सर्टिफिकेशन हासिल करने का तजुर्बा कैसा था? बहुत अच्छा, इससे बहुत एक्सपोजर मिलता है। थोड़ा सा आपको खुद भी रिसर्च करनी पड़ती है, किसी भी फील्ड में आप जाए ना, आपको ये देखना चाहिए। और आजकल वैसे रिसर्च के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे टाइम में इतने नहीं थे। अब तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि मेरे इस करियर में मुझे ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो आपको लिस्ट खुद ही प्रोवाइड कर देगा। बिल्कुल। सो मैं क्योंकि प्रोग्रामर थी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं खुद से रिसर्च करती रहती थी कि किस तरह से जो है मुझे अपने करियर को ग्रो करने का फर्दर चांस मिलेगा। सो मुझे इस तरह से ये पता चला कि जी अगर आपने सर्टिफिकेशंस की हों, एक आपके पास वैलिड एक इंस्टीट्यूशन का नाम आपके नाम के साथ अटैच्ड हो, उनका सर्टिफिकेट हो आपके पास, ऑब्वियसली आपके सीवी की वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी स्किल तो बढ़ती है, लेकिन आप बार्गेन करने की पोजीशन में होते हो, आप अपनी पसंद का रोल सेलेक्ट करने की पोजीशन में होते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो थोड़ा बहुत सर्च किया, और वो पूरे पाथ होते थे माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस के, क्योंकि मेरे पास 4-5 टाइटल्स हैं: माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपर एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। तो एक एक टाइटल के लिए आपको 3-4 एग्जाम्स देने होते थे। ठीक। तो 3-4 एग्जाम्स दे के आपको वो एक टाइटल मिलता था। तो वो मैं उस तरह से बहुत डिटेल से जाके माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट पे, लर्निंग, जो माइक्रोसॉफ्ट की लर्निंग वाली वेबसाइट है, वहाँ जाके रिसर्च करती थी कि मेरी डोमेन से या मेरी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, या जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रही हूँ मैं, उनमें कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है। फिर जो वो वहाँ पे मुझे जो पाथ मिलता था, फिर मैं उनके ऊपर सर्च करती थी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी बुक्स पढ़ के मुझे ये एग्जाम्स में सॉल्व कर सकूंगी। सो वो आप अपने एंड से तैयारी करते हैं, और एक एग्जाम होता है जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर करते हैं, और वो आपका एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में एग्जाम होता है। लाइक आप जाते हैं, एक डेस्कटॉप पे बैठते हैं, वहाँ पे आपको ना फ़ोन अलाउड है ना कुछ अलाउड है, वहाँ पे आपका एग्जाम होता है, जहाँ एग्जाम देने के फ़ौरन बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। कि आप पास हैं या फेल हैं, और साथ वो आपको एरियाज बता देता है कि इस एरिया में आपकी इतनी स्कोरिंग थी, इस एरिया में इतनी थी।
तो उस तरह से मैंने रिसर्च की, क्योंकि प्रोग्रामर तो मैं थी, तो सारा दिन तो कंप्यूटर पे ही होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे रिसर्च करने का भी अच्छा मौका और टाइम मिल जाता था, और दूसरा ये कि अपनी फील्ड के से रिलेटेड काम था। तो इस तरह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस तो सारी, जब मैं प्रोग्रामर थी तब की। बट आई सेड कि मैं, क्योंकि इवेंचुअली मैं चाहती थी मैं अपना कोई काम करूं, और इसीलिए मैंने एमबीए भी किया था। फिर मैंने सोचा अच्छा मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं करूं तो उससे मेरा वो स्किल डेवलप हो, या क्या मेरी जो है ना रेज्यूमे की वैल्यू बढ़ेगी। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल इज़ अ सर्टिफिकेशन, PMI.org की तरफ से वो होती है, और इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर अच्छा। प्रोजेक्ट मैनेजर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सही। यानी जिसके पास PMP सर्टिफिकेशन है उसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स कंसिडर करते हैं। जबरदस्त। सो 2012 में when I was getting married, so I was thinking कि अब मैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव किस्म की बिल्कुल जॉब, बिल्कुल। तो एंड मुझे शौक भी था प्रोग्रामिंग का, तो मैं बहुत ज़्यादा घर आके भी मैं अपना कंप्यूटर ऑफिस वाला कनेक्ट करती थी और मैं प्रोग्रामिंग शुरू कर देती थी, तो मुझे शौक भी था। सही। तो मैंने सोचा कि ये तो हालात इस तरह तो नहीं चलेंगे, कॉन्स्टेंटली 24 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ। तो मैंने कहा मैनेजमेंट की तरफ मेरा वैसे भी इंटरेस्ट है, एमबीए भी मैंने किया है, तो मैं अब मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेशन करती हूँ। तो फिर मार्च में मेरी शादी थी, और मार्च में 5 मार्च को मैंने सर्टिफिकेशन पास की, और 21 मार्च को मेरी शादी थी। क्योंकि मैंने कहा शादी से पहले मैं ये सर्टिफिकेशन कर लूँ, ताकि मैं फिर बार्गेन कर सकूँ जो भी मेरी अगर नए मैंने जॉब करनी है या इसी जॉब में भी अगर मैंने ग्रो करना है, तो मैं बार्गेन कर सकूँगी कि आई एम PMP सर्टिफाइड नाउ, तो अब आप मुझे मैनेजमेंट रोल्स भी देना शुरू करें। ठीक ठीक। सो वो मैंने उस तरह से की। उसके बाद गूगल गुरु सर्टिफिकेशन, ऐसे ही हम जहाँ अभी काम करते हैं वहाँ पर एक ऑफर आई थी कि जी किसी ने करनी है तो आपने 4-6 दिन की क्लासेस लेनी है। वो गूगल की ही एक वो क्लासेस थी, ऑनलाइन ही थी, गूगल की अपनी तरफ से। तो वो 5-6 डेज की थी, 4 आवर्स की, ऑफिस आवर्स के बाद। अच्छा। तो वो आप लें, और एंड में एग्जाम होगा, अगर आप पास हो गए तो सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आप ना हुए तो नहीं मिलेगी। तो मैं पास हो गई, क्योंकि मैं शौक से कर रही थी ना, सही। मजबूरी से नहीं कर रही थी। तो गूगल गुरु सर्टिफिकेशन मुझे उस तरह मिल गई। सही। तो इस तरह से, यानी कि मैंने अपने आप को ना हर टाइम पे अप टू डेट रखने की कोशिश और की नई है। से नई चीजें सीखती रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक सही। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बिल्कुल ऐसा ही हाँ। है। अच्छा, आपके ख्याल में अच्छे लीडरशिप की सबसे अहम खूबी क्या है, खास तौर पे जब आप किसी भी जॉब में हो, आप एक खातून हो और मर्दों की सोसाइटी में काम कर रही हो, तो हाँ। क्या लीडरशिप स्किल्स चाहेंगे? लीडरशिप की जो सबसे मैं इम्पोर्टेंट क्वालिटी कहूंगी ना, कि दैट इज एम्पावरमेंट। एक मैनेजर और लीडर में फर्क क्या है? मैनेजर ने तो चीजें चला लेनी है, डिलीवरेबल्स भी दे देने हैं, सारा कुछ कर लेना है, बहुत जी टॉप नॉच, ये प्रोजेक्ट प्लान इस टाइम पे शुरू हुआ, इस टाइम पे खत्म हुआ, ऑन ट्रैक है सारा कुछ, आपके पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं लगे, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैनेजर है। लीडर ने क्या करना है? लीडर में और मैनेजर में फर्क ये है कि लीडर ने अपनी टीम को एम्पावर करना है। जिन लोगों को एक स्ट्रेंथ है जिनके पास, उनकी उन स्ट्रेंथ को आप इनहेंस करें, जो वीकनेस है उन पे उनको डेवलप करें। बिल्कुल। ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी ये सक्सेस है तो ये मेरी सक्सेस है। जो मैनेजर है ना, वो ये कह के खुश हो जाएगा कि जी मैंने ये चीज अचीव करा ली। लीडर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने ये किया है। हाँ, वो देखिए, टीम वर्क हाँ, को लेके वो चलता है। टीम वर्क को लेके चलेगा, वो एम्पावर करेगा। जहाँ जिस बंदे को जो नहीं आता उसको वहाँ डेवलप कराएगा, उसको सिखाएगा, उसकी ट्रेनिंग्स कराएगा, उसकी मेंटोरिंग करेगा, और जहाँ जिसकी कोई स्ट्रेंथ है उनको यूटिलाइज करेगा। सही। So, मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्किल है दैट इज एम्पावरमेंट। सही। ठीक है, सही। उसके बाद बाकी आपने कहा एज अ वुमेन और ये वो, तो फिर देखें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी बायसेस से ओवरकम करना। एक बिल्कुल। लीडर का काम ये है कि वो मेरिट के ऊपर हर चीज को देखे, या फैक्ट्स के ऊपर देखे। कोई इस तरह के दो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं किसी चीज के, प्रोजेक्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या दो बंदों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या दो टीम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप ये ना देखें कि जी वो तो मेरा फ्रेंड है उस टीम का मैनेजर, तो मैं इसलिए उसका काम पहले करवा दूंगा। बिल्कुल। प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, मतलब कि बेसिकली फेयरनेस, एम्पावरमेंट, फेयरनेस, ये क्वालिटीज मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा, इम्पोर्टेंट। लीडरशिप की क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो जब घर में हम देखते हैं एक माँ की हैसियत से, एक बीवी की, एक बहन की, तब ये किस तरह से काम करती है? लीडरशिप सबसे ज्यादा जरूरी तो माँ के लिए है ही लीडरशिप, क्योंकि माँ ने हर चीज को कोऑर्डिनेट करके चलाना है। उसने सुबह से लेके रात तक की एक्टिविटीज को देखना है, आज के दिन में क्या जरूरी है क्या नहीं है, क्या चीज वीकेंड तक जा सकती है क्या नहीं जा सकती। फिर बच्चों की एक्टिविटीज, आजकल के तो स्कूल भी माशाल्लाह दे आर ओवरली एक्टिव, आज ये इवेंट है, कल वो इवेंट है, आज फलानी चीज के लिए बच्चे को प्रिपेयर करें। सो इन सारी चीजों को लेके प्रायोरिटाइजेशन और अर्जेंसी सिवेरिटी देखें, किस चीज की अर्जेंसी है, किस चीज की सिवेरिटी है। और आजकल के लिए मैं एक और चीज कहूंगी, लीडरशिप क्योंकि
की हम बात कर रहे हैं, बीइंग अ मदर, आजकल हमें बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ता है. मींस वी हैव टू Exactly. एक्सप्लेन टू देम कि ये हम करने जा रहे हैं और ये क्यों करने जा रहे हैं. ये हमारा जमाना नहीं रहा कि लाइक पेरेंट्स कहते थे, हम कहते थे हाँ ठीक है, जो आप बिल्कुल. कह रहे हैं वही करेंगे. हाँ. अब बच्चे पूछते हैं. बिल्कुल. I have an 8-year-old. She'll be 9, but अभी वो 8 years की है and she will ask me ये क्यों करना है, ये ऐसे क्यों करना है. रीजंस मांगते हाँ, हैं. लॉजिक चाहिए आजकल बिल्कुल, के बच्चों बिल्कुल. को. सो आप अगर लीडरशिप घर में एक प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो आपको बच्चों को भी साथ लेके, बच्चों को भी इक्वल इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस चाहिए, उसी बिल्कुल तरह ऐसा लेके ही है. चलेंगी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये बातें तो इतनी मजेदार हो गई हैं ना कि इन पे हम मजीद अभी 1 घंटा और बात करेंगे. हम 3 बजे तक आपके साथ हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं और मजीद बातें करते हैं. वेलकम बैक जनाब. और जी एक बार फिर से हम दी घरेलू शो में वापस आ गए हैं और इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव जाने का. जैसे ही मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि हम लाइव चले गए हैं तो मैं आपको मिलवाऊंगी जो आज की हमारी गेस्ट हैं, मारिया. तो जनाब, आज के शो में हमने मारिया से बहुत सारी बातें भी की और हमने इनका ज़िंदगी का एक पहलू जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ थी उसके बारे में तो हमने जान लिया. आईटी से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ की थी वो हमने आपसे डिस्कस की. लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू भी है जो अभी हमने आपसे छुपा के रखा हुआ है. तो जनाब, अभी हम उसकी तरफ भी चलेंगे और आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले एक जो ज़रूरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये है कि अपने किचन को ज़ीरो वेस्ट बनाने की आदत डालें. तो जनाब, ये था आज का हमारा ज़ीरो किचन वेस्ट के हवाले से एक छोटी सी एफर्ट जो आपके सामने पेश की गई. अब आप जानते हैं कि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं जिनका एक बहुत बड़ा सा तारुफ था. जनाब मारिया हमारे साथ मौजूद हैं. हम मारिया की तरफ वापस चलते हैं. मारिया, आपसे 1 घंटा इतनी मज़े की बातें हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो तमाम सुनने वालों ने जान ली. अब आपको ना सिर्फ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बल्कि अब यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप पूरी दुनिया में इस वक्त देखी जा रही हैं. तो अब हम चलते हैं आपके ज़रा शौक की तरफ. आपकी लाइफस्टाइल की तरफ चलते हैं. उसमें आपने मेकअप का जिक्र किया और ब्लॉगिंग का जिक्र किया. ज़रा मुझे ये बताएं कि ये प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर ये सारा कुछ होते होते ये मेकअप आर्टिस्ट की तरफ कैसे कदम रख लिया आपने? अच्छा, आई ऑलवेज लव टू प्ले विद कलर्स. ठीक है, पढ़ाकू तो मैं शुरू से ही थी. हाँ. ठीक है, और मुझे मैंने अपनी जो अर्ली अगर कहें ना एजुकेशनल टाइम में, मुझे नहीं लगता मेरी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी. अच्छा, सिर्फ पढ़ाई आई वॉज जस्ट, हाँ, एंड आई डोंट रियली थिंक नाउ कि मैंने कुछ मिस भी किया था, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी ही शायद ऐसी थी. हाँ. एक चीज जिसके ऊपर मैं फोकस करती हूँ ना, अभी भी ऐसा है, तो मैं बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके फोकस करती हूँ. ठीक है. तो अच्छा, पढ़ने का बहुत शौक था, तो पढ़ने में मैं बुक्स भी रीड करती थी, नॉवेल्स भी रीड करती थी, और मतलब रीडिंग मेरी बहुत मेरी मतलब समझ लें, अदर देन जो स्टडी टेक्स्ट बुक्स थी उसके अलावा मैं रीडिंग ही थी. ये जो नॉवेल्स पढ़ लिए, लिटरेचर पढ़ लिया, इस तरह की चीजें. अब क्योंकि पढ़ने का शौक था तो फिर लिखने का भी शौक था. हाँ. ठीक है, तो आर्टिकल्स भी मैं लिखती थी कभी कभी. ठीक है, कभी कोई मैगजीन वगैरह हुआ उसके अंदर, और उसी की वजह से मैं ब्लॉगिंग की तरफ आई. ठीक है. ये मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, आजकल के बच्चे तो समझ नहीं सकेंगे कि हाँ. एक टेक्स्ट रिलेटेड ब्लॉग्स भी हुआ करते ब्लॉग्स थे क्या, एक्चुअली ब्लॉग्स क्या हमारे होते ज़माने हैं? में. हाँ. तो बच्चे जो है, अब तो वो वीडियोस और पिक्चर्स और ये सब कुछ चल, अब तो माशाल्लाह बहुत मीडिया एडवांस्ड है. तो blogger.com एक वेबसाइट थी, अभी भी ये है. बॉटल हम नीचे रख दें? श्योर. हाँ ठीक है. हाँ, आप ब्लॉगिंग के बारे में बता रही हाँ, थी. तो blogger.com एक वेबसाइट है और उसके ऊपर मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए. हाँ, अब वो हाँ. कुछ डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड थे. कभी वो किसी सोशल इशू के ऊपर थे, कभी मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि क्योंकि तुम मेकअप वगैरह में इंटरेस्टेड भी हो, और क्योंकि मैं रिसर्च भी करती थी, कोई चीज़ लेती थी तो उसका फिर रिव्यू भी डालती थी पूरी डिटेल करके इंग्रेडिएंट्स के साथ ही, तो उन्होंने कहा कि तुम ये फिर लिखना शुरू करो ना, तुम ब्लॉग पे डाल दो. अच्छा. तो मैंने रिटन ब्लॉग लिखने शुरू किए, इतने लंबे. ये मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, मतलब 2008 में मैंने शुरू किया था.
ठीक है। और कभी कभी मैं करती थी, और थोड़ा सा मैंने उसको मजीद एडवांस किया, और फिर जब इंस्टा पे मैं आई तो वो फिर आप समझ लें कि फिर तो दुनिया ही बदल गई। हाँ, तो वाकई इंस्टा की makeup- दुनिया तो हाँ, बिल्कुल वो और तो है। बिल्कुल हाँ। डिफरेंट थी। तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि अब जो है ना वीडियो और पिक्चर का दौर है, अभी तो हाँ। इतनी लंबी बातें कोई नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही लेकिन कोई मुझे तो नहीं, शौक हाँ। भी था। मैंने कहा चले मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करती हूँ। मैंने पहले फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया, क्लोज्ड ग्रुप था, उसके ऊपर मैंने इस तरह से रिव्यूज और वो रिव्यूज डालना शुरू किए। तो लड़कियों ने मुझे कहा कि जी आप फिर मेकअप लुक्स भी करें, हालांकि उस वक्त आई वाज नॉट लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप सर्टिफाइड, अच्छा। बट क्योंकि मुझे शौक था तो मैं प्रैक्टिस करती थी तो करती थी। तो उन्होंने कहा जी आप फलानी मेकअप लुक करके दिखा दें फलानी, तो मैं लाइव मेकअप लुक्स करती थी उस पे, अच्छा। अपने उस क्लोज ग्रुप पे। उसमें लिमिटेड लोग थे, आई यूज्ड टू अप्रूव कि किसको मैंने उसमें एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी। सही सही। अच्छा, फिर एक टाइम आया, इसी तरह आहिस्ता ग्रो करते करते मैंने अपने इंस्टा को पब्लिक कर दिया, सही क्योंकि है। मुझे लगा कि अब नाउ इट इज टाइम कि मुझे लगता है कि मैं अब इतना एक्सपोजर मुझे आई एम लाइक ओके टू रिसीव। हाँ, जब आपने जब उसको मैं- ओपन हाँ। किया था तभी हम दोनों उसी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने ओपन किया और वीडियोस वगैरह मैं मेकअप की करती थी। अब अगेन ऐसा ही साइड कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ती हूँ ना, तो मैं फिर पड़ उसकी ही जाती गहराई हूँ। में चली जाती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा अगर मेकअप के ऊपर करना है तो फिर कहाँ से मुझे सबसे अच्छा जो है ना वो सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। तो मैंने यहाँ से भी बहुत किए, पोर्सिलीन से मैंने मास्टर क्लास ली, एक दो और यहाँ से भी मैंने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से मास्टर क्लासेस वो ली। लेकिन मतलब आई वांटेड कि यार अच्छा एक ऐसा सर्टिफिकेट लंदन हो का ना नाम होना जो चाहिए। इंटरनेशनली हाँ। एक्लेम्ड हो। उस पे मैंने रिसर्च की तो लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप मेरे सामने आया। अच्छा। मैंने कहा इसके, मैंने सर्टिफिकेट की डिटेल्स वगैरह जाके देखी, दे आर एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल मेकअप एकेडमी। फिर मैंने कहा जी अब तो मैंने ये अब इसके पीछे पड़ना है। इसके पीछे पड़ जाते हैं। सो उसके लिए पैसे जमा किए, बड़ा हाँ। महंगा था उस वक्त भी, बहुत महंगा था, सही। और अभी तो और ही महंगा है। आप बिल्कुल, सोचें बिल्कुल। दुबई ब्रांच को मैंने चूज किया कि मैं वहाँ, क्योंकि मैं एक बार पहले दुबई जा चुकी थी, सो आई सही। वाज कंफर्टेबल कि मुझे जाना वहीं आना चली मेरे लिए अब जाऊंगी। हो हाँ, जाएगा ना। हाँ। तो एक तो उसकी फी जमा की, फिर मेरी बेटी 2.5 इयर्स की थी, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। और हालांकि माय हस्बैंड सेड कि तुम छोड़ जाओ, मैं और उसकी नानो जो है वो उसको यहाँ पे रख लेंगे और कर लेंगे। लेकिन मेरा अपना जो है ना सही, नहीं हो सही। रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। सो फिर मैंने उसका भी टिकट खरीदा आने जाने का, और फिर मैंने उसको साथ लड़ा था तो मामा का भी ले लिया, क्योंकि जाहिर है मैं तो 10 to 5 की क्लास थी मेरी लंदन कॉलेज सही, ऑफ तो मेकअप बच्ची को में। कौन देखेगा तो पीछे तो होटल जाहिर रूम है में? वो हाँ। करना पड़ेगा। और फिर कमरा भी नहीं मैंने लिया, मैंने अपार्टमेंट लिया, ओह। क्योंकि जाहिर है मामा को कमरे में तो बंद नहीं कर सकती थी ठीक, पूरा ठीक, दिन। ठीक। खैर बड़ा एक्सपेंसिव वेंचर था वो, लेकिन सही। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मुझे मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आई वेंट फॉर इट। इट वाज अराउंड 5 वीक्स का कोर्स, उसके बाद 1 मंथ की ब्रेक थी, और उसके बाद 3 दिन आपने दोबारा जाना था एग्जाम देने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब इसका भी एग्जाम था। जी, थ्योरेटिकल एग्जाम और 2 प्रैक्टिकल एग्जाम, और आई गॉट सारों में 95+% ये है मारिया, इसलिए आज हमने इनको यहाँ बुलाया है, आपको पता चला? थ्योरेटिकल में मेरे 96 थे, माशाल्लाह। और जो प्रैक्टिकल 2 थे उनमें से एक में मेरे 92 थे, एक में मेरे 97 थे। सही सही। तो एक्सपीरियंस इस हिसाब से मैं कहूँगी बहुत अच्छा है। आप लोग अक्सर आपको लगता है ना यूट्यूब पे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हाँ, सीखना हाँ। चाहे बंदे वहां से भी बिल्कुल, सीख सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन जो एक एक्सपोजर है और जो एक इंटरएक्शन है, लाइक वो जो लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप की क्लास थी 18 लड़कियों की, 3 इंडियंस थे, 3 पाकिस्तानी थे, एक इथोपिया की लड़की थी, एक अमेरिकन थी, एक मोरक्कन थी, एक लेबनीज थी। मतलब वो क्या दुनिया पूरी थी, दुनिया से। मैं आपको क्या बताऊं। वो दुनिया, आपने रंग रंग की स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, ओह। हर स्किन के टेक्सचर अलग हैं, हर स्किन के बिल्कुल, फीचर्स अलग हैं। बिल्कुल। तो वो एक्सपोजर जो है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा था, Outstanding होगा हाँ बड़ा अच्छा था। और जो कुछ लड़कियों ने तो खैर देवर एक्चुअली ऑफ द ओपिनियन कि वो उसके बाद प्रॉपर सैलून या मेकअप वर्क वहाँ प्रोफेशनल करेंगी दुबई में। मेरा तो खैर वो नहीं था, मैं तो बेचारी कॉर्पोरेट वर्कर हूँ। मैंने जाना था, छुट्टी ली महीने की मैंने पूरी, अपने बॉस से स्पेशल बात करके। लेकिन चलिए आपकी तो- अपनी सेटिस्फेक्शन है कि मैं तो हाँ। अच्छी लग रही हूँ। तो वो मैंने किया, महीने का वो कोर्स करके मैं वापस आई। फिर उसके बाद 1 मंथ के अंदर आपने वो पूछा, उन्होंने होमवर्क भी दिया था उस 1 महीने के अच्छा। लिए। आपने अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है, और आपने अपनी एक मेकअप किट डिजाइन करनी है कि अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो इतने अमाउंट के अंदर आपको सिर्फ 10,000 दिरहम से कम के अंदर आप अपनी मेकअप किट डिजाइन करें एज अ प्रोफेशनल मेकअप आए। हम उसको रिव्यू करेंगे कि यू आर केपेबल और नॉट। अच्छा। बड़ा अच्छा, एग्जाम्स भी अच्छे थे उनके, और प्रैक्टिकल में भी वो आपको खड़ा करते थे, सिचुएशन देते थे, और एक रैंडम मॉडल दे देते थे, अब इस पे करें ये वाला makeup।
तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और क्योंकि मैं उसके बाद मुझे ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा मिला। सही। क्योंकि आपको जब होता है ना कि आप एक चीज़ करके आए, एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं और सारा कुछ, हाँ। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाता है उस चीज़ के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। तो मेरी हमेशा से ये थी, मेकअप सैलून वगैरह की तो मेरी कोई वो नहीं है, मगर मुझे सिखाने का शौक है हमेशा से। सही सही। हाँ, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इस स्किल को एज इस तरह से यूज करूंगी कि कोई सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस या इस तरह की नहीं मारिया, चीजें मेरे ख्याल से आपको करनी करती चाहिए। हूँ मैं, लेकिन जब से दूसरी बेटी हुई है ना, टाइम नहीं, नहीं मैं मिल मेरे रहा। ख्याल से अब आप करें तो मैं खुद भी आके क्लास लूंगी, क्योंकि जरूर। मुझे भी अपने डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही है। और अभी जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह कर रही होती हूँ, उनके प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, तो मेरे डार्क सर्कल्स उसमें बहुत प्रोमिनेंट आ रहे होते हैं। हाँ, हमारा प्रोफेशनल शूट भी था उसमें। अच्छा। लंदन कॉलेज ऑफ, मतलब लाइक वो उन्होंने हर एस्पेक्ट को टच किया हुआ था। एक आपका ब्लैक एंड व्हाइट शूट था और एक आपका ओह। कलर था, और वो एक्चुअली जब मेकअप करवाते थे और जब वो शूट के लिए लेके जाते थे ना शूट रूम में, और वहाँ वो मतलब 100x जूम करके मेकअप को चेक करते थे, लिप लाइनर किधर से किधर मूव हुआ है। वो दैट वाज वेरी, मतलब वो अक्सर अच्छी अच्छी मेकअप करने वाली लड़कियां उनमें फेल हुई उन चीजों में। मतलब उन्होंने हर एस्पेक्ट, उन्होंने शूट्स को भी चेक वो किया था उन्होंने, क्योंकि अच्छा। वहाँ दुबई में फैशन वॉक्स ये वो सब कुछ होती हाँ, हैं। हाँ। तो मतलब उन्होंने मेकअप का कंफर्म किया कि इसको अपना मेकअप तो आता सो आता है, लेकिन अगर ये प्रोफेशनल मेकअप करेगी रैंप पे या मॉडल का, तो उसमें कैमरे पे कैसा नजर आएगा। सही सही। सो ब्लैक एंड व्हाइट शूट अलग था, वन ब्लैक एंड व्हाइट शूट डे था, एक कलर शूट का अलग दिन था, और वो ऐसे जूम कर करके हमारे सामने वो चेक करते थे मेकअप को कि किधर से निकल रहा है, आईलाइनर कहाँ से स्लिप हो रहा है। तो काफी यानी एक्सटेंसिव था। इतनी गहराई से देखा। उनका काम ही वही था। उनका काम वो था, हाँ। इसका मतलब आप तो सही एक्सपर्ट हैं भाई। मेरे ख्याल Practice से कर करके। हाँ, नेक्स्ट मैं जो भी शूट करने जाऊंगी इनसे मेकअप करवा के जाऊंगी, इनसे जरूर। रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक छुट्टी और ले ले मेरी खातिर, मेरा मेकअप कर दे। जिस तरह आज ये अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आई। जी जी बिल्कुल। अच्छा मारिया, सोशल मीडिया पर मौजूदगी ने आपकी जिंदगी में क्या चेंज लाई है, क्या चेंज आया? सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ने कॉन्शियस ज्यादा किया है। अच्छा, कैसे? कॉन्शियस मैं हमेशा से थी, क्योंकि मैं थोड़ी मतलब मुझे मेरी कजन वगैरह कहते तुम्हें पहली लुक देना तो तुम कोई फिलोसफर या अदीब सी लगती हो, तुम नहीं लगती कि मेकअप और कलर और ये वो। और क्योंकि मैं पढ़ाकू भी थी, तो बचपन से उन सब कजन ने तो मेरा वही रूप देखा हुआ था। हाँ। तो मुझे लगता है कि कॉन्शियस में थी शुरू से ही, क्योंकि मैं पढ़ाकू भी थी, मैं रीडिंग भी करती थी, यानी कि मैं फिलोसफी भी पढ़ती थी, हर तरह की साइकोलॉजी भी पढ़ती थी खुद शौक से। तो मुझे लगता है कि इससे मैं कॉन्शियस इस तरह से ज़्यादा हूँ कि मुझे लगता है कि आपकी की भी कोई भी चीज़, आपकी कहीं भी कोई भी बात बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। ऐसा ही है। ठीक है, हालांकि मेरे तो कोई इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत लोगों के बहुत भी हैं, और अक्सर लोग मैं देखती हूँ कि बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते अब हैं। अपना इंस्टा हैंडल भी बताइए, क्या है? मारियाज पिंक लाउंज, Maria's Pink MARIAS, मारियाज PINK, पिंक, पिंक इज माय फेवरेट कलर, हाँ। LOUNGE, मारियाज पिंक पिंक लाउंज। लाउंज, मारियास पिंक लाउंज। हाँ ठीक जी। ठीक। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे हाँ। मैं थोड़ी इतनी ओवर मतलब सीरियस कह लें, कॉन्शियस कह लें, कि मुझसे कोई, मेरे अक्सर फॉलोअर्स कहते हैं ना कि आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू दे दें, आपने ये यूज़ की है, तो मुझे ना लगता है कि उफ, मुझे तो इसको हर एस्पेक्ट से बताना पड़ेगा। स्किन टाइप के लिए ऐसा है, स्किन टाइप के लिए ऐसा है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मेरे फ्रेंड्स का ये एक्सपीरियंस था, अगर उन्होंने यूज़ की है तो मुझे लगता है कि मैं इसको हर पूरी बात बताऊं, क्योंकि उसने अगर मुझ पे ट्रस्ट करके कोई चीज़ कही है, हाँ। तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही। तो आपके जब फॉलोवर्स आपको फीडबैक देते हैं, हाँ। तो फिर कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, कोई सबसे फीडबैक, सबसे ज्यादा कोई अच्छा याद है ऐसी चीज जो आपको कोई ऐसा कमेंट या कोई चीज जो आपको किसी ने दिया हो, हाँ। आपको हमेशा याद हो कि यार ये बेस्ट था? इस तरह से बहुत सारी हैं, बिकॉज मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, तो मैं माशाल्लाह, उसका मेरी एक वीडियो थी, मैंने उसके ऊपर, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने पुश किया था कि आप उसके उस एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो बनाए। हालांकि मैं चाह नहीं रही थी, बिकॉज यहाँ पर रिलीजन को बहुत ज्यादा एक डोमेन में देखा जाता है कि हाँ, अच्छा different, हाँ, ये खातून ऐसी हैं, ये कैसे रिलीजन की हाँ, बात ये कर मेकअप वगैरह करती है, तो वगैरह। ये हाँ, तहज्जुद तो की, मुझे मेरी हाँ। फ्रेंड ने पुश किया कि तुम, मैं उसको एक्चुअली मोटिवेट कर रही थी, शी वाज अ बिट डिप्रेस्ड इन हर लाइफ, कुछ इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में हो, तो मैं कह रही थी तुम पढ़ो तो तुम्हें ना बहुत पीस मिलेगा। हाँ। तो शी सेड तुम जिस तरह मुझे समझा रही हो तुम एक वीडियो कर लो। मैंने कहा यार नहीं कर सकती। मैंने कहा को बहुत, मैंने कहा लोग, मेरा चैनल फर्क टाइप का है, हाँ, तो मैं हाँ। क्या, तो बहरहाल, लेकिन उसने मुझे पुश किया, वीडियो मैंने बना ली, वीडियो मैंने बनाई लेकिन पोस्ट नहीं की। हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ, हाँ। मैंने अगस्त में वीडियो बनाई, मैंने पोस्ट नहीं की। मैं बाकी मेकअप वीडियोस भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो कोविड का टाइम आ गया। हाँ। तो कोविड में हमारा एक कलीग था, बहुत यंग, 30, 34, 35। कल हमारी उससे बात हुई समा, और अगले दिन ही पास्ट हुए।
ओह माय गॉड। उफ, वो इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं अभी भी याद करूं तो हमें यकीन नहीं आता कि वो बंदा चला गया। और उसकी डेथ के बाद ना मुझे ये याद है कि 5 रातें तक मैं तो नहीं सो सकी, क्योंकि मैं पिछले दिन तक वो मुझे प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स दे रहा है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हेड कर रही थी, वो मुझे अपडेट्स दे रहा है और उसने कहा अगले दिन मैं एक मीटिंग में नहीं आ सकूंगा, मेरी तबीयत खराब है, अगले दिन उसकी डेथ की खबर आ गई। ओह। अच्छा, उस जो 5 रातें मैं जागी ना, मैंने सोचा कि दुनिया में ऐसा क्या है कि मतलब मैंने कहा ऐसा मेरा नाम कोई सर्च करे लेट्स से, क्या देखेगा, तो क्या ऐसा मैं कंट्रीब्यूट क्या करके जाऊं दुनिया को, कि अगर मैं नहीं भी हूं तो कोई ऐसी, तो उस दिन मैंने सोचा मैं वो वीडियो पोस्ट करूं, तहज्जुद वाली। हाँ, तो मैंने वो वीडियो पोस्ट की और मतलब पोस्ट करके मैंने दोबारा नहीं देखी, क्योंकि मैं खुद वो एक इमोशनल जर्नी की वो वीडियो थी, ठीक है, तो मैं बहुत कॉन्शियस थी और मुझे पहले डर यही था 4-5 महीने तक कि यार लोग ये कमेंट्स करेंगे, ऐसे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि मजहबी वीडियोस पे बहुत आ जाते हैं, आपने दुपट्टा तो लिया हुआ नहीं है सर पे, तो आप तहज्जुद की बात कर रही हैं ये वो। लेकिन जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया ना, जब हैदर उनका नाम था उनकी डेथ के बाद, तो मैंने जब डिसाइड कर लिया उस दिन मैंने कहा मैं अब हर कमेंट के लिए रेडी हूँ, अगर किसी ने किया नेगेटिव कमेंट तो आया मैं तो आई एम जवाब ओके, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने दिल में ये सोचा था कि अगर एक बंदा भी तहज्जुद पढ़ लेना मेरी उस वीडियो के बाद, तो मुझे लगेगा कि बस मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो गया। सही सही। तो मैं वो करती थी और मेरी अच्छा उस वीडियो को इतनी एक्नॉलेजमेंट मिली समा, मैं बता ही नहीं सकती, और वो ट्रेंडिंग में चली गई उन दिनों में, मैं 2021 की बात कर रही हूँ, जनवरी की, तो उसकी वजह से और मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, इतने ज्यादा, और वो मुझे ना प्रॉपर वो दे यूज्ड टू सेंड मी प्रेज कि आप, मेरी मदर को कैंसर है, आप तहज्जुद पढ़ती हैं, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर पढ़ती थी, बहुत मैं मतलब हफ्ते में 4-5 दिन तो पढ़ती थी, क्योंकि मुझे वो एक कनेक्शन जो मिला था ना अल्लाह ताला से, मैं उसको बयान नहीं कर सकती, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो वो आपको कुछ ना भी चाहिए हो ना अल्लाह से, तो वो कनेक्शन के लिए मैं पढ़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो जब वो फॉलोअर्स कहते थे ना कि मेरी मदर को कैंसर है, आप उनके लिए दुआ करें, कोई कहता था मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मतलब मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझे इतना वो कर दिया है कि पीपल आर एक्चुअली लुकिंग अप टू मी। तो एक तो वो तहज्जुद वाली चीज थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी, और आज तक भी मुझे उसके ऊपर वो आता है। दूसरी चीज ये है कि मुझे ये लगता है कि मेरे फॉलोअर्स ना मुझे सिर्फ और सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं समझते, वो ना मुझसे एक्चुअल मशवरे भी मांगते हैं, या कभी मुझसे पेरेंटिंग पे कहेंगे कि आप इस टॉपिक पे बात करें। अभी पिछले रमजान से कुछ पहले मुझसे एक खातून ने कहा था कि आप वर्किंग वुमेन है, तो आप ये बताएं कि मतलब खातून को घर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं। तो मतलब इस चीज़ से मुझे ना ये अच्छा लगता है कि पीपल थिंक आई हैव ब्रेन्स एज वेल, और मेरा कोई कमेंट या एडवाइस एक्चुअली उनको हेल्प करेगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियली मुझे नहीं देखते, दे अंडरस्टैंड मी एज अ पर्सन ऑल्सो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे जो है ना, और जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना फॉलोअर्स की, तो उसी के ऊपर मैं जो है ना कहती हूँ कि नाउ आई थिंक द पर्पस ऑफ माई ब्लॉग इज फुलफिल्ड। जबरदस्त। अच्छा, अगर मैं आपसे झटपट पूछूं कि रोजमर्रा के लिए एक सादा और जल्दी से तैयार होने वाला मेकअप लुक बताएं कि क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए बैग में, और किस तरह का लुक हमारे पास जल्दी में हम तैयार हो रहे हैं, कैसा लुक होना चाहिए। हाँ, तो वो क्या होगा? इस पे मेरी एक वीडियो भी है 5 मिनट्स मेकअप, बल्कि वो 3 मिनट्स मेकअप लुक है बाय द वे, तो आप वो वीडियो YouTube पे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। अच्छा, उसमें जी आप यूज करें बीबी क्रीम, ठीक है, मैं एक यूज करती हूँ, वो उसके अंदर आपका हाइलाइटर भी मिक्स्ड होता है, वो ओरिफ्लेम का एक परफेक्टर है, उसके अंदर हाइलाइटर भी और फाउंडेशन भी है, आप वो लगाएं, और आई पेंसिल यूज करें, और आईब्रोज अपनी फिल करें, और लिपस्टिक और ब्लश एक ही चीज यूज करें, लिपस्टिक पे भी लिप्स पे वही लगाएं, ब्लश पे वही लगाएं, एंड यू आर डन। ये तो और आजकल तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जो कि सनस्क्रीन भी हैं, और फाउंडेशन भी है, और जो है वो स्ट्रोब क्रीम भी है, तो तीनों चीजें एक में हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल। और ब्रांड्स का हम नेम इसलिए ज्यादा नहीं बताते कि आपकी अपनी मर्जी है कि आपको जो सूट करता है आप वो इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज मेरे ब्लॉग पे आके मुझसे डायरेक्ट पूछ लें। हाँ, इनके ब्लॉग पे जाएं और इनसे डायरेक्ट पूछ लें। मारियास पिंक लाउंज पे जाएं और इनको जो भी आप पूछना चाहते हैं आप इनको डीएम करके पूछ लें। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा मारिया, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रखने के लिए क्या टिप है जब अब जैसे गर्मी हो गई? हाँ, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप टिप के लिए देखें, जब सबसे पहले तो आप जब मेकअप कर रहे हैं उसमें आप सेटिंग स्प्रे यूज करें 2-3 दफा, यानी हर एक दफा नहीं, सिर्फ मेकअप करने के बाद एंड में आप लेयर बाय लेयर करें। लाइक फाउंडेशन लगाया, एक आपने स्प्रे किया, ब्लश लगाया, हाईलाइट लगाया, दोबारा वो किया, ठीक है। और इसका एक तरीका और भी है कि स्प्रे करने के बजाय आप अपने ब्रश पे स्प्रे करें और आप उस ब्रश से पैट करें,
ठीक अपने है, फेस के ठीक ऊपर। है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, क्योंकि गर्मी है तो आप कोई मिस्ट या इस तरह की चीज बैग में रख लें। बहुत सारी मिस्ट आजकल अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स की भी, और उनसे आप फ्रेश कर लें। तीसरी ठीक है। चीज एक हो सकती है कि ब्लॉटिंग स्टिक्स भी आजकल आई हुई हैं। हाँ। तो आप वो ब्लॉटिंग स्टिक बैग में रखें, क्योंकि ऑयली बहुत ज्यादा हो जाती है गर्मियों में स्किन, तो आपका मेकअप उसी से फैलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। अगर आपके पास वो ब्लॉटिंग स्टिक है या ब्लॉटिंग पेपर ले लें, हाँ। तो वो आपने जहां भी आपको लगा कि टचअप की जरूरत है, हाँ। वो आपने कर लिया। अदरवाइज एक लाइक पुराना जो हमारा सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर तो है ही है ही है। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह घर में बच्चियां होती हैं, टीनेजर होती हैं, मेकअप करने का बहुत शौक होता है, अगर वो स्टार्ट करना चाहती हैं, अब उन बच्चियों की क्योंकि स्किन भी बहुत नाजुक हाँ, होती है, टीनेजर है, उनको बहुत ही आंटीज भी- वाला मेकअप भी नहीं चाहिए, चाहिए। तो उनको मिनिमल मेकअप लुक की जरूरत होती हाँ। है, तो उनके लिए क्या मशवरा है? अच्छा, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि टिंट्स यूज करें। आजकल ठीक है। टिंट्स अच्छे आए हुए हैं, हाँ। और ऑर्गेनिक टिंट्स यूज करें। मेरी अपनी बेटी तो 9 इयर्स की होने वाली, फिर भी उसको मेकअप का बहुत शौक है मेरी वजह माँ से। की वजह से। सो उसको भी मुझे बड़ा होल्ड करना Like पड़ता है। mother, like daughter. तो हाँ, एग्जैक्टली। तो ये है कि टिंट्स वगैरह फिर भी सेफ है, और पाकिस्तानी ब्रांड्स आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक टिंट्स बना रहे हैं। अदरवाइज आप घर में भी वैसलीन में थोड़ा सा आपने फूड कलर मिक्स किया और आप लाइट सा आपको एक टिंट सा मिल गया। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव चीजें मैं लड़कियों को नहीं रेकमेंड करती इस एज में यूज करने। सनस्क्रीन इज मस्ट इवन एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑल्सो, यानी कि मैंने अपनी बेटी को पैदा होने के बाद से सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दिया था। हाँ, तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। और बाकी है कि उनको हाइड्रेशन वगैरह जो है वो रखें, और ये लाइट चीजें यूज करें। लेयर्स करने की उन बच्चियों को जरूरत नहीं नहीं टिंट आप है। यूज करेंगे वो आपकी चीक्स पे भी आ जाएगा, लिप्स पे भी आ जाएगा, ठीक है। और फाउंडेशन की जगह वो डेली में वो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम वो यूज कर लें, वो बिल्कुल ठीक बेहतर है। रहेगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ। यानी मिनिमल भी हो गया, बच्चों के हाँ, शौक भी शौक पूरे भी हो पूरा हो गए, गया। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं जिस बैग्स में अपने अपने हमें फटाफट तैयार होना है, उनमें से कुछ ऐसी चीजें बताएं जो बहुत ही अंडररेटेड हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। एक तो सनस्क्रीन कहूंगी, हालांकि वो मेकअप का पार्ट नहीं है, हाँ। लेकिन सनस्क्रीन को जितना भी एम्फसाइज करें ना वो कम है। ठीक है। वो तो आपके बैग में होना ही चाहिए हर वक्त, ठीक है। अच्छा, वैसे सनस्क्रीन के बारे में कहते हैं कि अगर आप आउटडोर नहीं भी हैं, इंडोर बैठे हैं, तब भी जरूरी है। इवन चूल्हे के आगे जा रहे हैं या घर में भी आपको डायरेक्ट सनलाइट कहीं पे आ रही है, कहीं से भी ये वाली लाइट भी आ रही है, तो कहते हैं एवरी 3 आवर्स यू हैव टू रीटच अच्छा। सनस्क्रीन। एवरी 3 आवर्स तो मैं खुद भी नहीं करती, लेकिन हाँ। ये कि जब दिन में अगर निकलना हो तो मैं, मतलब निकलने से पहले तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, वाकई ये चीज़ मैंने भी फील की, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक बहुत लंबे यूरोप ट्रिप पे थी, और मैं सुबह अप्लाई करती थी, देन मेकअप कर लिया, और जब मैं वापस आई हूँ तो बिलीव मी आई वाज लाइक अ पांडा। मैं बिल्कुल जेब्रा की तरह ना 2-3 रंगों की बनी हुई थी। वेकेशंस में तो हमेशा यही ये होता है। और मैंने हालांकि पूरी कोशिश की थी कि मैं अप्लाई करूं, लेकिन मेरे यहाँ तक हथेली और रंग की थी, जहाँ तक कपड़ों के अंदर थी वो और रंग की थी, ये पैच बिल्कुल डिफरेंट था, और ये नेक और ये और बाकी बॉडी और, तो वो तो कोई अजीब गरीब किस्म की मैं ज़ेब्रा बनी हुई थी। हाँ, अच्छा, सनस्क्रीन के आजकल स्प्रेज भी हैं बाय द वे, क्योंकि अक्सर हमें ये होता है ना कि अब तो हम मेकअप कर चुके हैं, अब क्या इसके ऊपर दोबारा सनस्क्रीन लगाएं 2 घंटे यही बाद। सवाल मैं पूछने हाँ। लगी थी कि मेरे साथ भी तो यही हुआ, मेकअप की इतनी लेयर्स चढ़ी हुई है, हाँ, अब तो क्या अब करूं? फिर क्यों लगाऊं? हाँ। तो वही बात है कि उसके लिए फिर आप इस तरह के जो हॉलीडेज या वेकेशंस के लिए स्प्रेज ले लें। ठीक है। अच्छे स्प्रेज मिल रहे हैं, अभी मैं हाँ। ब्रांड नहीं बताना चाह रही हाँ, इस तरह हाँ। से, लेकिन अच्छे स्प्रेज मिलते हैं, वो स्प्रे कर लें आप, और मेकअप के ऊपर कर मेकअप के ऊपर कर लें। उससे मेकअप खराब नहीं होगा? नहीं, पहला टचअप तो पहला तो सनस्क्रीन आपने मेकअप के नीचे नीचे लगाया कर है ना। लिया, उसके हाँ। बाद जितनी दफा आपने टचअप करना है तो आप वो स्प्रे यूज कर लें। ओके, अच्छा, ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है कि स्प्रे वाला रखें। हाँ। और अगर मेकअप के बगैर भी हम इसको यूज करें तो स्प्रे हाँ, वाला हाँ, करें। कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे बच्चियों के स्कूल के हाँ। अंदर होने, स्कूल बैग के अंदर हाँ, ये होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। बच्चियां आजकल स्कूल से वापस आती हैं तो बेचारी 2 रंग की बनी होती हैं। हाँ, मेरी बेटी फुटबॉल भी खेलती है, स्विमिंग भी करती है, तो वो वही जिन दिनों गर्मियाँ आती हैं सारे मुझे कहते हैं इसके वो फर्क हो गया है ना इसकी स्किन टोन में। तो वो मैं कहती हूँ करने दें, अभी वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, हालांकि वो लगाती भी है सनब्लॉक, लेकिन जाहिर है एक्सपोजर तो है ना। है। और फिर बच्चों पे डाल दें तो वो इतना फॉलो भी नहीं करते, थोड़ा सा डंडी भी मार जाते हैं। अगर बिल्कुल, बच्चों पे आप बिल्कुल। छोड़ने हो तो जब तक खुद पकड़ पकड़ के करते ना रहो तब करें। तक और ठीक रहता है। हमारे यहाँ तो एक वो तासुर है ना, लड़की है तो चलो फैशन कर रही है, लड़का है तो इसको क्या जरूरत है करने की? बिल्कुल, भाई लड़कों को भी तो जरूरत है, स्किन तो उनकी केयर भी। तो उन्होंने भी करनी है। बिल्कुल। बिल्कुल, वो सनस्क्रीन तो दोनों के लिए बहुत अब जरूरी है। लोग ये नहीं समझते कि फैशन
इज अनदर थिंग हाँ। और स्किन केयर एक इज अलग- डिफरेंट। बिल्कुल। तो ये लोगों को समझ नहीं आता कि ये आहिस्ता आहिस्ता सनस्क्रीन जो है ये दोनों जेंडर्स के लिए है हाँ। भाई, लड़कियां भी, लड़के भी, खवातीन, बच्चियां, बुजुर्ग, सबके लिए है। हाँ इवन माई हस्बैंड यूजेस सनस्क्रीन नाउ बिकॉज पहले अच्छा वो कहता है मुझे तो अब पता चला है कि हैंड क्रीम अलग होती है, फुट अलग होती है, फेस क्रीम वो कहता है तुम्हारे बाद पता चला कि फेस बॉडी हैंड फुट सब कुछ अलग अलग है। वही मैं ना, तो एक ही क्रीम लगाता था। पुराने वक्तों में तो हमें सिर्फ या तो कहते थे सरसों का तेल लगा हाँ, लो, या हाँ। फिर उसके बाद एक बहुत जो जिद्दत आई थी वैसलीन। हाँ, हर चीज हर में चीज वैसलीन, सर से लेकर पांव तक वैसलीन चल रही होती थी। लेकिन अब शुक्र है ये अवेयरनेस आ गई है कि लोगों को समझ आ गई है किस बॉडी पार्ट के लिए क्या प्रोडक्ट चीज़ यूज है, हो रही है। बिल्कुल। अच्छा दूसरा आपने जो सवाल की मैंने हाँ। आपको स्किन केयर का बता दिया, सनस्क्रीन तो एक बहुत अंडररेटेड मैं चीज हाँ। कहूंगी मुझे लगता है। हाइलाइटर बहुत अंडररेटेड है, अक्सर लोग लगाते भी नहीं है, लेकिन मतलब हाइलाइटर जिसे ना आप लगा लेना, आप सिंपल फेस के ऊपर भी लगा लें, यानी कि आपने हल्का सा कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई और बीबी क्रीम लगाई और आप बस हाइलाइटर लगा लें, यू विल सी आपका हाइलाइटर आपकी फेस को लिफ्ट भी कर सकता है। मतलब आपको कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही तरह से लगाया हुआ है, अगर आपका नॉर्मल फेस स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो हाइलाइटर बहुत अंडररेटेड है, हाँ। लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है उसका। अच्छा ठीक है, और एक तीसरी चीज भी बताएं, दो तो आपने बता अच्छा दी। तीसरी चीज में लिपस्टिक कर लें। हाँ। मेरी एक वीडियो भी है कि 5 ways टू यूज अ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक को आप एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं, लिपस्टिक को आप एज अ कॉन्टूर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन शेड। लिपस्टिक को आपने लिपस्टिक के तौर पे तो यूज करना ही करना है। आई शेडोज तो के लिए हाँ, भी मतलब टच कर बहुत लें। सारे तरीके हैं उसको भी यूज करने के। तो लिपस्टिक कोई एक ऐसा शेड रख लें जो आपकी स्किन टोन से मैच करता है, ताकि आपको कुछ भी नहीं है तो आप दो तीन चीजों पे यही लगाया और इमरजेंसी के निकल लिए पड़े। काम निकल पड़े आप। ठीक ठीक। अच्छा अब जिस तरह मैं अक्सर सवाल कर रही होती हूँ मेकअप आर्टिस्ट से, तो मेरा ये सवाल लाजमी बनता है कभी डार्क सर्कल्स को कैसे कवर किया जाए। डार्क सर्कल्स को करेक्ट करते हैं सबसे पहले। करेक्शन करने के लिए आपने देखना है आपकी स्किन टोन क्या है, उसके मुताबिक करेक्टर का भी कलर होता है। नॉर्मली डार्क सर्कल्स के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया जब हम लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप में थे तो मेरे पास एक दिन इथोपिया की जो थी हमारी मॉडल, यानी कि वो भी ट्रेनिंग करी थी, उसकी मॉडल मैं थी, मेरी मॉडल वो थी। अब उसके डार्क सर्कल्स से तो ऑब्वियसली उनकी स्किन, वो अफ्रीकन की स्किन आपको पता है बहुत डार्क होती है, उसके ऊपर ऑरेंज करेक्टर ने वर्क नहीं किया, उसके ऊपर मुझे ऑरेंज से भी डीप जाना पड़ा, तो उसके ऊपर मैरून करेक्टर यूज किया, तो तब वो उसके डार्क सर्कल्स छुपे। अच्छा। So, इसी तरह से जो बंदे फेयर हैं उनके ऊपर पीच या हल्के करेक्टर यूज होते हैं। अगर मेरी स्किन टोन है उसके ऊपर ऑरेंज करेक्टर यूज होगा डार्क सर्कल के लिए, उसके ऊपर आप अपना जो भी कंसीलर या फाउंडेशन है पहले आप करेक्टर लगा के थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, उसके बाद आपने अपना फाउंडेशन लगाया या कंसीलर लगाया और देन उसको ब्लेंड किया, तो उससे आपके जो है डार्क लेकिन वो जो सर्कल एक होंगे। केकी लुक आने लग जाती है। केकी लुक से पहले आप या तो वो आई प्राइमर या आई क्रीम यूज करें, अंडर आई क्रीम, या वो रोल ऑन्स भी मिलते हैं आजकल अच्छे, वो यूज करें और थोड़ा उसको सेट होने देना होता है। ठीक है, और मतलब 5 मिनट वेट करें उसको। 2 मिनट भी कर लें, 2 मिनट 2 वेट मिनट इज करें। इनफ। बेकिंग इज आल्सो अनदर वे। बेकिंग में आपने लूज पाउडर लिया, आपने अपनी ये जो करेक्शन की उसके ऊपर आपने वो कर दिया कंसीलर या फाउंडेशन लगाया, उसके बाद आपने लूज पाउडर लिया और स्पंज से ऐसे लगा के, ऐसे लगाना कि विजिबल है अभी, और उसको अच्छा। 10 मिनट छोड़ दिया, इसीलिए उसको बेकिंग कहते हैं। इट बेक्स योर स्किन एंड देन वो आपकी Okay. लेयर्स को ब्लेंड कर देती है। ठीक ठीक हाँ। ठीक, यानी लूज पाउडर को आपने लिया और वो विजिबल लूज है। पाउडर विजिबल है और आपने 10 मिनट छोड़ बाद दिया। उसको ब्रश से डस्ट ऑफ कर लिया। 10 मिनट रुके, बेक हो गया आपका, डस्ट ऑफ करें और इट विल बी बिल्कुल स्मूथ। ओके। और हमारे यहाँ तो ये हो रहा था ना, बस फटाफट तैयार हो हाँ। रहे हैं, आखिर अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना फटाफट हो रहा है, फटाफट। और वो उसके बाद जब अब एंड रिजल्ट देखते हैं तो वो हॉरिबल हो जाता है sometimes। और वो घंटे 2 घंटे बाद फिर वो पैचेस में आपके पैचेस, वो बहुत केकी स्किन पैचेस हाँ। में नजर आ रही होती है, खास तौर पे जिनके ये फाइन लाइंस होती हैं, हाँ। क्रो लाइंस होती हैं, हाँ। तो वो बहुत क्रो फीट नजर बिल्कुल, आ रहे होते हैं बिल्कुल, डिफरेंट। बिल्कुल। तो ये एक Baking इशू try है। करें उसके लिए। बेकिंग ट्राई करें, यानी 10 मिनट तक लूज लूज पाउडर को लगा लगाएं। के रख दिया। आप लाफ्टर लाइंस पे भी यूज कर सकते हैं, लाइक ठीक इधर है। किया, लाफ्टर लाइंस पे यूज किया। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं जो आपके कॉन्टोर को हाईलाइट करने के लिए कि कॉन्टोर कहाँ से, यानी जॉ लाइन आपने वो करनी है, तो इधर भी कर सकते हैं। और फिर 10-15 मिनट छोड़ा और फिर उसके बाद और अपने काम करते रहें, 10-15 मिनट छोड़ें और जाके बच्चों का डायपर चेंज करें, किचन में हंडियां बनाएं, काम करें अपने। फिर बड़े से ब्रश से आके उसको डस्ट ऑफ करें और बेकिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा इसी
तरह किसी की डबल चिन है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल डबल चिन के लिए तो कॉन्टोरिंग आपको करनी ठीक है। पड़ेगी। आपको यहाँ से लाना पड़ेगा, ये और ये एरिया, इधर से आपको इसको नीचे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ से हाँ, नीचे लेकर यहाँ से जाना है। नीचे, और फिर यहाँ पर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि जाहिर है डबल चिन को आपने हाइट हाँ, करना है, ये वाला एरिया कर। अब जैसे मैंने अगर करनी है, पहली तो मैं तो कॉन्टोरिंग तो करती हूँ, खैर मेरा जरूरत ही नहीं तो है। स्लिम फेस है। हाँ, लेकिन बहुत अगर slim। मैंने करनी है तो मैं ये वाली जगह करूंगी और यहाँ तक, मैं ये जगह नहीं करूंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपसे बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हम अपना फेसबुक और जो हमारा यूट्यूब का सेशन है उसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। 3 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमने मारिया से और बहुत सारे टिप्स लेने हैं, मेकअप की बहुत सारी बातें करनी है। इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे 3 बजे तक, कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। यहाँ पर मैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब समा अली दी घरेलू शो में वापस आ गई हैं मारिया के साथ। और हम मारिया से मेकअप के बारे में बातें कर रहे थे और मैंने इतनी टिप्स इनसे पूछी, सीखी, और मैं घर जाके ना अब अप्लाई करने लगी हूँ। हालांकि मैं अपनी तरफ से मेकअप करके आई थी, लेकिन मुझे लगता है इसको जाके ना रिटचिंग की ज़रूरत है। जो तरीके इन्होंने बताए हैं अब घर जाके वो फॉलो होंगे। अच्छा मारिया, एक चीज़ हमारी पाकिस्तानी स्किन के हिसाब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मोस्टली बहुत कम उम्र में बच्चियों की लिप्स जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, ख़वातीन के भी लिप्स डार्क हो जाते हैं। तो जब वो टिंट कलर या कोई लाइट शेड यूज करती हैं तो उनमें डार्क शेड नजर आ रहा होता है। वो उसको कैसे कंसील करें? अच्छा देखिए, जो भी इस तरह की डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन है ना, सबसे पहले तो उसका रूट कॉज देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेकअप इज नॉट द सोल्यूशन। जहाँ पर भी इस तरह की डिस्कलरेशन है या पिगमेंटेशन है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, जो भी चीज़ मुझे, मैं उसमें बहुत डीप चली जाती हूँ। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है ना, दैट कॉजेज ये लिप के एरिया की भी, यानी नॉट जस्ट लिप बल्कि द एरिया अराउंड द लिप, ये उसकी डेफिशिएंसी कॉज करती है अक्सर, के उसकी वजह से आपकी डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन होती है। तो सबसे पहले तो आप उसको ट्रीट करें, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। आयरन का टेस्ट कराएं सबसे पहले तो, आयरन और B12 का, और देखें कि कितनी डेफिशिएंसी है और उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है। सो सबसे पहले तो वो करें, ठीक है। उसके बाद अगेन एरिया की, और अगर आपने लिप्स की भी करनी है तो वही वाली टिप होगी कि करेक्शन करनी पड़ेगी पहले। अच्छा। पहले करेक्शन करें इस एरिया की, उसके ऊपर कंसीलर लगाएं, और देन आपका जो भी शेड है लिपस्टिक का या जो लिप टिंट है वो अप्लाई करें। यानी कि लिप्स के ऊपर भी हम कंसीलर इस्तेमाल करें? लिप्स के ऊपर भी बिल्कुल लाइट सा पहले वो करें, करेक्शन करें ठीक हल्की है। सी, और ज्यादा एरिया जो है ना यही साइडों वाला ही होता है, जो एजेस होते हैं लिप्स के बिल्कुल, वही डार्क बिल्कुल, हुआ होता बिल्कुल। है, अंदर वाले तो पिंक ही होते हैं। तो उस पे आप वो करें, देन आप लाइन करें अपनी लिप्स को, ब्लेंड करने के बाद उसको अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद उसको डिफाइन करें। इसी तरह से हम नॉर्मली थिन लिप्स को थिक और थिक लिप्स को थिन भी दिखाते हैं। इसी तरह जिन लड़कियों के नहीं होते, यानी जिनके थिन है, वो चाह रही हैं आप हमें थिन दिखाएं, तो उनको हम पूरा कवर करते हैं। ठीक है, वो पूरी करेक्शन होती है फुल, जैसे हम नॉर्मल करेक्शन करते हैं ना, ठीक है। उस तरह से करेक्शन करके फिर हम उनकी लिप लाइन करके जिस तरह से उनको लिप्स चाहिए वो करते हैं। इसी तरह से आईब्रोज के ऊपर भी ये नॉर्मली किया जाता है। आईब्रो ब्लॉकिंग एक टेक्निक होती है व्हिच वी लर्नड इन लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप। पूरी आईब्रो को करेक्ट करते हैं आप डार्क रेड करेक्टर से। ठीक डार्क है। रेड करेक्टर किया, उसके ऊपर आपने जो नॉर्मल कंसीलर शेड है वो किया, उसके बाद आपने आईब्रो ड्रॉ की जिस तरह से भी आपने करनी थी उसकी। ठीक तो हो गया। ये वाली सारी चीजें जो है ना वो इसी अच्छा, तरह से वैसे मुझे किसी ने बताया कि आप जब कलर करेक्टर यूज कर रहे होते हैं तो आप उसमें जरूरी नहीं है कि करेक्टर ही उठाएं, आप लिपस्टिक से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे वहाँ तो जो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती थी ना, वो कहते थे आपने इन्हीं से करना है जो कुछ भी करना है। अच्छा, यानी लिमिटेड प्रोडक्ट्स वहाँ होती आपके पास मतलब शेड रेंज तो बहुत ज्यादा हाँ, थे, लेकिन वो कहते थे अगर जहाँ शेड आपको नहीं मिल रहा, आप 3 फाउंडेशन मिक्स करें, 2 फाउंडेशन मिक्स करें, जिस तरह से भी करें, आपने इसको इसकी फाउंडेशन शेड को मैच करना है। ठीक तो इस तरह से चीजें हमारी वहाँ पे टेस्ट होती थी। तो बिल्कुल आप लिपस्टिक से भी कर सकते हैं। वो यही है कि अगर आपको आई पेंसिल नहीं मिल रही उस शेड की, आप लिप पेंसिल यूज करें। ठीक अगर है। आपको फाउंडेशन नहीं मिल रहा, आप कंसीलर यूज करें। आपको कंसीलर नहीं मिल रहा अपने शेड का, फाउंडेशन यूज करें। लिपस्टिक से करेक्शन करनी है आप उससे करें। मैंने खुद कई दफा ऑरेंज लिपस्टिक से अपनी करेक्शन की है। सही सही। हाँ। यानी कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की नहीं, जरूरत नहीं, नहीं है, नहीं, आपको सिर्फ बिल्कुल इंटेलिजेंस की हाँ। जरूरत है।
बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ये हो रहा होता है कि बच्चियाँ पेरेंट्स को बहुत तंग कर रही होती हैं कि मैंने ये चीज भी खरीदनी है, वो भी खरीदनी है, क्योंकि इतनी रील्स, इतनी वीडियोस देखने के हाँ। बाद बच्चियों ने ढेर लगाया उसकी होता है रीजन वही है सामान ना, का। हाँ बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि कंज्यूमरिज्म है बहुत ज्यादा ना। अब वो उनको लग रहा होता है कि ये प्रोडक्ट तो अगर हमारे पास ना आई तो बस बस हम क़यामत आ जाएगी। हम तो वैसे ही नहीं देख सकते जैसे जो है ना। तो बिल्कुल। लेकिन ये है कि आई थिंक बच्चियों की एज भी है, आई थिंक उस एज में हम भी इसी तरह एक्साइटेड होते थे चीजों को देख के। हम भी अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो हम कहते हैं एक चीज से चार काम भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन ये है कि डिपेंडेंसी नहीं है डेफिनेटली। ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आप चीज यूज कर सकते हैं और आप दूसरी चीज नहीं उसकी जगह यूज कर सकते। यू कैन इंटरचेंज ऑल द प्रोडक्ट्स, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है। हो सकता अच्छा, आपको लगता है कि कुछ कलर्स कुछ स्किन टोन के लिए नहीं होते? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। हमारी एक दिन हुई थी मैक की मास्टर क्लास, लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप में ही। एक दिन मैक की जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट थी वो आई थी और उन्होंने हमें पर्पल मेकअप करके दिखाया, पर्पल मोनोक्रोमैटिक मेकअप। अच्छा। और वो उन्होंने किसी अफ्रीकन खातून के ऊपर करके दिखाया और उन्होंने कहा कि जब रैंप पे लड़कियां वॉक करती हैं ना, तो आपको कस्टमर या क्लाइंट ये नहीं कहता ब्रांड के आप इस लड़की के ऊपर तो मेरा पर्पल मेकअप नहीं कर सकते। अगर उनका पर्पल थीम है, चाहे जैसी भी मॉडल है, आपने पर्पल यूज करना है। तो उसने कहा था आपको इंटेलिजेंस कहाँ दिखानी है कि कौन सा शेड ऑफ पर्पल एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जाएगा और कौन सा शेड ऑफ पर्पल एक दूसरी डार्क स्किन के ऊपर उठ के आएगा। सही। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई शेड ऐसा है कि जो नहीं किसी को सूट करता। हाँ, प्रेफरेंस जरूर हो सकती है। और एक चीज होती है कि किस चीज में आप वाइब्रेंट ज्यादा लगते हैं। एक चीज उन्होंने कही थी, आपने अगर स्किन टोन अपनी देखनी है, कूल टोन या वार्म टोन है, तो आप एक पिंक लिपस्टिक लें और एक ऑरेंज लिपस्टिक लें और वो दोनों अपनी स्किन के पास ले जाके देखें कि किस में आपकी स्किन जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट शो हो रही है। ऐसे ले जाके सिर्फ शीशे में देखना है। पास रख के देखिए। हाँ, तो उससे आपको पता चलेगा आप कूल टोन है या वार्म टोन है। दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग। अच्छा। एक और वे है कि जी आप गोल्ड ज्वेलरी में ज्यादा आपकी स्किन उठती है या सिल्वर में ज्यादा उठती है। सिल्वर में कूल टोन होते हैं ज्यादा, उन पे अच्छी लगती है। गोल्ड वाली वार्म टोन पे ज्यादा अच्छी लगती है। सो ये है कि आप लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वाइब्रेंस जरूर किसी एक शेड में। अगर एक तो वो चले मॉडल मेकअप तो होता ही थोड़ा फर्क है ना उसमें, तो जो आपको कहा है वो करना ही करना है। डेली रूटीन में मैं ये कहूंगी कि आपको खुद एक्सपेरिमेंट कर करके आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर क्या चीज ज्यादा सूट कर रही है और क्या चीज नहीं कर रही। जैसे मुझे खुद को लगता है कि मैं जब भी लाइट कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ मैं अच्छी नहीं लगती, मैं बीमार नजर आ रही ये होती मुझे हूँ। भी लगता है। ये मुझे लगता है बहुत सारे हाँ, लोगों को लगता है। हाँ। मैं जब भी रेड के शेड्स लगा लूं, चाहे वो थोड़े डार्क हो, हाँ, लाइट हो, मुझे तो लगता है एकदम कि आपके हाँ, face लाइफ पे ना, लाइफ हाँ, नजर आने लगती है। हाँ, तो वो वाइब्रेंस जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पे वो अच्छे लगते नहीं है। वो आप किसी और वे से करके देखेंगी या कुछ आपने आईज डार्क कर ली, लिप्स लाइट कर ली, यानी कि ये बिल्कुल, आप बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट करें फेस पे। और जैसे इस अभी तरह आपने गोल्ड की बात की है, हाँ। मेरे ख्याल से इस दुनिया की वे वाहिद खातून होंगी जिसको गोल्ड पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, खरीदना पसंद है। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ कि चलो जी गुम भी जाए, खराब हाँ। भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज भी मुझे लगता है ये सूट ज्यादा कर रही है। हाँ। गोल्ड पहनने के बाद मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरी Restrict होगी। स्किन पे अच्छी हाँ, नहीं लग रही हाँ। और मेरा अपना कॉम्प्लेक्शन बहुत टैन लगने लगा है हाँ। और गोल्ड बहुत वाइब्रेंट हो रहा है। तो आप कूल टोन है ना, ये हाँ, मैं आपको इधर से maybe। देख के भी कह रही हूँ। अच्छा, सीरियसली? हाँ। लेकिन मुझे लिपस्टिक हमेशा डार्क अच्छी लगती है। हाँ, तो दैट इज ओके। अच्छा। हाँ, मतलब इट्स फाइन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कूल टोन के ऊपर डार्क लिपस्टिक नहीं अच्छी है या लाइट लिपस्टिक ही होनी चाहिए, बल्कि तो ऑपोजिट होता है ना। अच्छा। मेकअप का ऑपोजिट है। जो अगर आप कूल टोन है ना, आपके ऊपर वार्म मेकअप किया जाएगा ताकि आपकी स्किन न्यूट्रलाइज हो। ओके। अगर मैं वार्म टोन हूँ तो मेरे ऊपर ऐसा मेकअप आएगा जिसमें पिंक का शेड ज्यादा होगा ताकि वो Light। न्यूट्रलाइज हो। ओके ओके, ठीक तो बहुत ठीक। बड़ी साइंस है। ये वाकई बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब मैं लाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ हाँ, ये मुझे भी तो लगता है। मैं ज्यादा मैं खुद भी कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे लगता है मैं ज्यादा अच्छी भी लग रही हूँ। और अगर मैं ब्राउन के शेड पहन लूँ तो मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि मैं मरीज हूँ। अच्छा, मेरा ये ऑपोजिट है। मुझे लाइट कपड़ों में लगता है मैं वो हो गई हूँ, थोड़ी सी डल हो गई हूँ। मुझे बहुत घबराहट होती है लाइट कपड़े पहनने में। अच्छा। और मुझे डार्क कपड़ों में लगता है कि मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ और मैं वार्म टोन हूँ। हालांकि हम लोग नॉर्मली कह रहे होते हैं कि बहुत गर्मी है, ब्लैक ना पहने, लेकिन आजकल के बच्चे वो कहते हैं हम ब्लैक में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, हम फेयर नजर आ रहे हैं, हम गोरे लग रहे हैं, और वो गर्मी सारी एब्जॉर्ब हो एब्जॉर्ब हो रही black में। होती है। लेकिन बस ये मीडिया ने मेरे ख्याल से कुछ चीजें बता दी हैं कि आज आप रैंप पे वॉक कर रहे हैं हाँ। या आज आप नाइट इवनिंग हाँ। इवेंट्स पे आ रहे हैं तो आप ब्लैक में आएंगे, डार्क्स में आए। डार्क्स में आजकल आए। के बच्चे हमसे ज्यादा अवेयर हैं वैसे। अवेयर है, ये सही बात है। हमें तो खैर माँ
माँ बाप जो भी इस पहना टाइम देते पे थे। उस एज में हम बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं थे, बल्कि मुझे तो याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे और कोई शादी वादी का कोई इवेंट होता था तो हमारी लहंगा पहन के ऊपर नीचे से हाईनेक भी निकली हुई होती थी। हमारी माँ नीचे हाईनेक भी सर्दियों में जी, पहनाया जी, करती थी। और कई दफा तो वो इतनी लंबी लंबी सॉक्स हमने पहनी हुई हाँ। होती थी और साथ हील वाला जूता पहना होता था, वो काले रंग की सॉक्स फिर हील वाला फिर हील जूता। वाला यानी हमें कुछ पता नहीं होता बिल्कुल। था। आजकल के बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं बिल्कुल, है। मेरी बेटी तो शी विल चूज हर सेल्फ कि मुझे ऐसा, ये इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, हर चीज खुद चूज करेगी। इवन मुझे भी प्रपोज कर रही होती है, वाओ। ये वाला ऐसा होना चाहिए, वैसा होना अच्छा, चाहिए। मेरी बेटी भी 13 इयर्स की है माशाल्लाह, और वो मुझे बता रही होती है, मामा आपने कल ये किया था, आप स्क्रीन पे अच्छी नहीं आ रही थी, हाँ। कल आपका मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें आपके डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट थे, कल आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे थे। वो हर चीज मुझे बता रही होती अच्छा, है। बेटियों की ये बात है कि वो आपको अच्छा मशवरा, सही मशवरा देती हैं। बिल्कुल, जेन्युइन बिल्कुल, वाला, जेन्युइन वाला यानी उनको देती ये हैं। नहीं होता माँ को बुरा लगेगा या क्या, हाँ। they'll tell you। लेकिन उनको ये होता है हमारी माँ अच्छी नजर आए। लगे, हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए भी मैं कहती हूँ ठीक है, सही है, अच्छा है, बिल्कुल सच सुन ऐसा रहे ही हैं। है। आजकल के बच्चे वैसे भी सच बोलते हैं ज्यादा। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा सच बोलते हैं, और बस ये और बात है कि सच थोड़ा ज्यादा कड़वा हो ज्यादा जाता है। कड़वा हो जाता है। अच्छा मारिया, एक बात बताएं, अब ये इन सारी चीजों से हट के एक सवाल, एक माँ होने की हैसियत से, हाँ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बॉडी शेमिंग सबसे ज्यादा अपने घरों से शुरू होती है, अपनी माँओं और बहनों से शुरू होती है? बिल्कुल। दुनिया हमें बाद में बॉडी शेमिंग की तरफ लेकर जाती है, सबसे पहले जो हम बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं वो हम अपने घर से होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ घर से नहीं, लाइक जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या कोई Close विजिटर्स relatives। हैं जो आ गए और उन्होंने कोई कमेंट कर दिया, इवन दो बहनों के बीच में, अच्छा ये तो ज्यादा गोरी है, ये इतनी गोरी नहीं हाँ। है, इसके रंग को क्या हो गया, ये वो, इस तरह की Exactly। बातें, या कॉम्प्लेक्शन को बाद में आते हैं। मैं तो खुद सारी जिंदगी आज तक ये Skinny, सुनती हूँ कि हाँ। आप इतनी कमजोर क्यों हैं, आपको कोई बीमारी है। आई हैव हर्ड दिस आल्सो, बिल्कुल। कि आपको कोई बीमारी है, आप इसलिए वो हैं। तो मतलब ये बॉडी शेमिंग डेफिनेटली सबसे पहले घर से शुरू होती है, और ओनली देन दूसरे अनकरेज होते हैं इस चीज़ बिल्कुल। से। अगर एक बच्चे ने घर में ऐसी बात सुनी नहीं है ना, तो वो बाहर उसको वो रिस्पॉन्ड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जो क्लोज नेट एरिया है या जो इतने लोग करीब हैं, उन्होंने ना ही कभी सोचा है, ना मुझे इन्होंने इस पैरामीटर पे जज किया है। लेकिन अगर वो घर में भी हो रहा है ना, तो बाहर भी बुली होगा उस बात के ऊपर। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है घर में इस तरह की कोई भी बात ना करना, वेट से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड लुक्स। तो मैंने अपने घर में कहा है मैं अपनी बेटी को कि ये मोटा का वर्ड नहीं इस्तेमाल नहीं, होगा। और हमारी बच्चियां इस चीज में खाना पीना छोड़ देती हैं, और प्रॉपर उनको वो हेल्थ नहीं मिलती हाँ, जो उनको nutrition चाहिए जो होती चाहिए है उनको। जी बिल्कुल। फिर वो उनके अंदर आयरन की कमी आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, हाँ। वो उस हेल्थ के ग्राफ से बहुत नीचे आ बिल्कुल। जाती हैं, सिर्फ पतला दिखने के लिए। हाँ। और ये जो सोशल मीडिया का जो एक सीन है, उसके चक्कर में हमने हमेशा अपने आप को जो जीरो साइज दिखाने की हाँ, दौड़ लगी हुई है, बिल्कुल। हमने अपनी जिंदगियां बहुत मुश्किल नहीं बना दी। बहुत ज़्यादा मुश्किल बना ली है। और उसमें ये है कि सबसे पहले यही कि घर से शुरू होती है चीज़। तो घर में अगर कोई ऐसा कह भी रहा है ना बाहर से, घर में आप अपने बच्चे को इतना एम्पावर करें या उसको इतना वो करें, इनकैप्सुलेट करें कि उसको पता हो कि कोई मुझे बाहर अगर कहेगा भी तो वो उसको जवाब दे सके, या वो बिल्कुल। अपने आप को एटलीस्ट उससे अफेक्ट ना हो। आपने impact जैसे अभी ना हो। कहा कि आपने अपनी बेटी को कहा हुआ है कि जी घर में मोटा का लफ्ज इस्तेमाल हाँ। नहीं होगा, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ बस और इसमें यह है कि अक्सर कभी मेरे हस्बैंड कोई ऐसी भी चीज कहते थे, ये मोटा कपड़ा है, तो शी सेज डैडी दिस वर्ड इज नॉट अलाउड इन आवर हाउस। तो उसकी रीजन यही है कि मैं कहती हूँ किसी को भी आप इस तरह से पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपकी बच्चियों को जाहिर बात है आपसे भी कंपेयर लोग करते होंगे कि हाँ। मामा इतने स्लिम स्मार्ट हैं, तो हाँ। बच्चियां भी इसी तरह से स्लिम क्योंकि लोग स्मार्ट तो रहें। करेंगे, ये आपने लोग करेंगे। इम्पैक्ट होना है उससे या नहीं होना, ये अब आपने देखना है कि आप अपने बच्चों को कैसे इतना एम्पावर करें कि वो इनसे इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि ना दुनिया हो। को तो आप नहीं रोक सकते, आप अपने आप को और अपनी सोच को। और यही बढ़ा वो बात जो हम शुरू में कर रहे थे, सबसे पहले अपने बेटों की ट्रेनिंग करें, हाँ बिल्कुल, कि जब आप किसी की बच्ची अपने घर में ब्याह कर लेकर आए हाँ। तो उसकी जिंदगी को अजीरन ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। मारिया, थैंक यू सो मच, आज आपसे बातें की और मुझे लगा लाइक माइंडेड लोग जब होते हैं ना तो शो करने का बहुत मजा आता है। ये 2 घंटे कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। हमारी टीम बार बार आके मुझे इशारा कर रही है कि बस टाइम खत्म हो गया, उनको पता है मैंने अब न्यूज़ का टाइम भी ले लेना है, मैं तो बोलती जाऊंगी क्योंकि आज वाकई ही मैंने पूरा शो फुल एनर्जी के साथ किया और बहुत अच्छा लगा। मारिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बातें करके। और एज यू सेड, लाइक माइंडेड लोग जब मिल जाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि बिल्कुल। आप सोसाइटी
सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं बिल्कुल eventually. बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मारिया। और तमाम सुनने वाले जो हमारे साथ शुरू से रहे आखिर तक, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों के साथ साथ अपने बेटों की ट्रेनिंग करें, उनको सिखाएं, दुनिया का बताएं, और उनको ख़ास तौर पे ये बताएं कि औरतों की इज़्ज़त करना क्यों ज़रूरी है, औरतों की इज़्ज़त कैसे की जाती है। और ख़ास तौर पे जब आप किसी की बच्ची को ब्याह कर अपने घर लेकर आते हैं तो उस बच्ची के सामने आप आसानियाँ पैदा करें, आप ज़िंदगी को आसान करके रखें, और जो आसाइशें, जो खुशियाँ आप अपनी औलाद के लिए चाहते हैं, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं, वही उस बच्ची को भी दें। इस आखिरी मैसेज के साथ समा अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।